हेलो लर्नर्स, यहाँ पे हर बच्चा सोच रहा होता है कि सर जी 10th आ चुका है, 10th के एंड में आ चुके हैं, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं जो मार्क्स जिस स्टेज पे होने चाहिए आउट के आजू बाजू वहां तक हम पहुंचे नहीं है। थोड़ी मोटी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है। सर उसको कैसे इंप्रूव करें, हमारे सवाल कभी समझ में नहीं आता, कभी हम कह सकते हैं सवाल समझ में आ गया तो सर जी आगे हम कौन सा फॉर्मूला रखें, प्रॉब्लम्स होती है। फॉर्मूला रखने के बाद सर कैसे कैलकुलेशन करें, उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ है जय सर जो आपको अपने हर एक स्टेप्स पे मदद करेंगे। कैसे सवाल को समझना है, उसको बनाना है, एंड तक आंसर कैसे लेके जाना है और अपने आउट ऑफ आउट नंबर तक कैसे पहुंच जाना है। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे इस सफर में। और जिन्होंने 10th एनसीईआरटी पे बेसिक लिया हुआ है उनके पेपर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब हम स्टैंडर्ड्स के पेपर की सीरीज में है, तो हमारी इस सीरीज में जुड़िए और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। माय डियर चिल्ड्रन, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अच्छे से इन सभी पेपर्स को बढ़िया तरीके से देखोगे तो आप देखिए जरा, अभी अपने मार्क्स को नोट डाउन कर दीजिए या कमेंट में लिख के देखिए, और उसके बाद जैसे ही बोर्ड के मार्क्स आते हैं आप अपने मार्क्स को वापस लिखिए। आपको डेफिनेटली उसमें बढ़ोतरी दिखेगी, बहुत सारे मार्क्स में बढ़ोतरी दिखेगी और आप खुशी के मारे झूम उठोगे और अपने टारगेट को अचीव करके मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। अब समय ना बिताते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर्स की ओर। तो यहाँ पे पेपर की बात करें तो यहाँ पे पहला सेक्शन जो दिया हुआ है उसमें पहले सवाल सभी जानते हैं कि सर जी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं और साथ में यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए होते हैं। देखिए जरा क्या हुआ पहला सवाल, द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स 70 and 125 leaving the remainder 5 and 8 respectively। बच्चे ने कहा सर यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब हो जाता है HCF, हाईएस्ट का मतलब हो जाता है HCF। तो हमें हाईएस्ट नंबर जो इसे डिवाइड कर सके ऐसा ढूंढना है, लेकिन भाई एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं दिया। उन्होंने कहा है सर जी ये रिमाइंडर आ रहे हैं। मैंने कहा यार रिमाइंडर नहीं चलेंगे, उसे हटा दो। तो यहाँ पे जो 70 है उसमें से कौन सा रिमाइंडर दिया हुआ है 5, अगर हटाओगे तो ये बन जाएगा 65। यहाँ पे दिया हुआ है 125, उसमें से ये रिमाइंडर अगर आपने 8 हटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा 117। तो मैंने कहा यार आपको ढूंढना है HCF ऑफ 65 एंड 117। तो बच्चे ने खुशी के मारे कहा सर हमें एक बात यहाँ पे पता है कि 65 को हम लिख सकते हैं 13 5 जा। मैंने कहा 117 को याद करो, आप लिख सकते हो 13 9 जा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा HCF आपका क्या आ रहा है 13। तो दैट मीन्स आपको पता चल चुका है कि आपका आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर जी आपने कहा था अल्फा एंड बीटा जीरोस आ जाए तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। आपको समझना है कि सवाल को मैं कैसे समझ रहा हूं, कैसे आपको समझा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला रख रहा हूं, कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं और कैसे आंसर तक पहुंच रहा हूं। अगर आपने सारी बातें देख ली तो आप यकीन कीजिए आपके अंदर काफी चेंजेस आ जाएंगे। गणित से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको आना चालू हो जाता है उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। अब देखिए जरा माइनस बी अपॉन ए। बच्चे ने कहा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू 12 होगी, बी की वैल्यू 19 होगी एंड सी की वैल्यू 5 होगी। तो मैंने कहा यहां पे वैल्यू रख दे यार, बी की वैल्यू देख 19 है, ए की वैल्यू देख 12 है, सी की वैल्यू देख, बच्चे ने कहा सर जी 5 है, और यहां पे मैंने कहा ए की वैल्यू देख यहां पे 12 है। अब देखो वहां पे क्या दिया हुआ है, हमसे मांगा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चे ने क्या किया एलसीएम, तो ये इधर गया तो बीटा, ये इधर गया तो अल्फा, नीचे बचा अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास पड़ी थी -19 अपॉन 12, अल्फा इंटू बीटा की पड़ी हुई थी 5 अपॉन 12। बच्चे ने 12 को कैंसिल मारा तो आंसर मिला -19 अपॉन 5। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की बात करें तो यहां पे दिख रहा है हमें m प्लस n इक्वल टू 14, साथ में दिख रहा है m माइनस n इक्वल टू 4। सर जी यहां पे अगर हम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दे दे तो यहां पे देखो दोनों को ऐड करने पर ये कैंसल आउट हो रहे हैं, ये 2m हो रहा है क्योंकि m प्लस m 2m होता है, ये दोनों मिलके 18 हो रहे हैं। 2 ने कहा मैं नीचे जाऊं क्या, मैंने कहा चला जा, तो 2 9 जा होता है तो m की वैल्यू आ जाएगी 9। दैट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने m की वैल्यू मांगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की चर्चा करें तो यहां दिया है इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 112। बच्चे ने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट मतलब तो यही डी ना, जिसकी वैल्यू दी है 112।
मैंने कहा यार डी की वैल्यू याद करो, अगर नहीं पता तो याद रख लो यहाँ पे कि ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 112। मैंने कहा भाई यहाँ पे देख जरा, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है एंड सी की वैल्यू -k है। उन्होंने कहा है k इक्वल टू व्हाट, मैंने कहा चलो वैल्यू तो रख के देखते हैं बी का स्क्वायर। मैंने कहा -4 का स्क्वायर होता है 16, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू देखिए जरा, ये है -k इक्वल टू 112। अब बच्चे ने कहा सर यहां पे हमें ऐसा लग रहा है माइनस यहां पे जाके प्लस बन जाएगा और हम यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और यहां पे बचेगा माइनस माइनस प्लस 3k इक्वल टू 112। देखो 4 अगर डिवाइड में जाएगा तो इसको बोलेगा सर 4 2 जा 8 होता है। अच्छा फिर 32 आया, मतलब क्या हो जाएगा? मैंने कहा यार फिर तो 4 8 जा 32। देखो ये 4 उधर जाके माइनस होगा तो 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अगर 3 डिवाइड में गया तो 3 8 जा, मतलब k की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 8 मिल गई। इसका मतलब बी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते, यहां पे दिया हुआ है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछू से। अरे सर जी यहां से पीछे से फोर्थ टर्म कैसे ढूंढे? मैंने कहा एक काम कर, इस एपी को रिवर्स कर दे। अच्छा इससे क्या हो जाएगा, आगे से ढूंढेंगे। देखो यहां पे जो दिया हुआ है उसमें मैंने कहा ये 49 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे है -5 -8 एंड -11। अब देखिए ऐसा करने पर मुझे यहां से कौन सी टर्म चाहिए? फोर्थ टर्म चाहिए। सर जी फोर्थ टर्म का मतलब a4 होता है, जिसका मतलब a प्लस 3d होता है। मैंने कहा a की वैल्यू देख जरा 49 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी? बच्चे ने ट्राई किया। सर यहाँ पे अगर ट्राई किया जाए किसी भी टर्म को आगे वाले से डिफरेंस लिया जाए तो डी मिलता है, मतलब -8 माइनस ऑफ -5। मैंने कहा माइनस माइनस प्लस होता है भाई, यानी कि इसका आंसर आएगा -3। यहाँ पे रख दे तो बच्चे ने कहा सर 3 3 जा 9 होता है और ये माइनस बाहर आता है, तो ये हो जाएगा 49 -9 कितना हो जाता है? 40। दैट मीन्स हम कह सकते हैं बी इज आवर आंसर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है इन अ ट्रेपीजियम एबीसीडी, एबी पैरेलल टू सीडी एंड एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट एम। मैंने कहा सबसे पहले यहां पे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। अब यहाँ पे ट्रेपीजियम दिया हुआ था तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेपीजियम बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या दिया हुआ है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। चलो एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, जिसपे यहाँ पे उन्होंने एबी पैरेलल सीडी दिया है, तो मैंने कहा वो तो मैंने भी लिखा है, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट एम। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे मैं अगर इसकी डायगोनल को ज्वाइंट करूं, सर जी ये है एसी, ये है बीडी। अच्छा तो सर जी यहां पे देखा जाए तो दोनों छू रही यहाँ पे एम पे। मैंने कहा बढ़िया बात है। देखो कुछ दिया है, इफ एम ए इक्वल टू 6, मतलब मां क्या है 6। अच्छा एम बी इक्वल टू 9, अच्छा एम बी क्या है 9। ओके साथ में देखो एम सी, ओहो एम सी क्या दिया हुआ है 8। ओके सर जी एमडी मांगा है हमसे, एमडी। मैंने कहा वो तो बन के दिखाएंगे, बच्चा पढ़ाई करके बन के दिखाएगा एमडी। ओके सर यहाँ पे इसका नाम हमने एक्स रख लिया और यही हमसे मांगा है। अब क्या करें? मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऐसा ऑलरेडी एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि भाई यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर मैं इसको x1 बुला लूं और इस एंगल को अगर x2 बुला लूं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। साथ में यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अच्छा सर एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? इक्वल। कैसा होगा? इक्वल बाय CP/SD। अच्छा सर इसका मतलब होगा कि 8/6 इक्वल टू हो जाएगा x/9, x/9। आपको समझना है यहाँ ये एंगल था, वहां वो एंगल था, मतलब एंगल्स जहां पे है वहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगी तो वहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आएगी, तो उसी का रेशियो इक्वल लिखना है। साहब जी हमें ऐसा लग रहा है ये 9 इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9 नीचे 6। बच्चे ने कहा सर 4 2 जा 3 2 जा 3 3 जा। मैंने कहा 4 3 जा बता दे यार 12 होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पे लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5 देन b इक्वल टू व्हाट। मैंने कहा यार इस पॉइंट का नाम यहाँ पे a रख लेते हैं, यहाँ पे दूसरे पॉइंट का नाम b रख लेते हैं, विच इज 5, b। दोनों के बीच की दूरी ab इक्वल टू दिया हुआ है 5।
तो मैंने कहा चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है ये, अंडर रूट में यहां पे हम लिखते थे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 2 3, जिसका स्क्वायर 9, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो मैंने कहा b माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। तो बच्चे ने कहा सर रूट अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें? मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिससे क्या हो जाएगा, यहां पे रूट चला जाएगा, यहां पे 9 एज इट इज, b प्लस 3 होल स्क्वायर बच्चे जानते हैं वैसे क्या होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एज इट इज मैं रख रहा हूं। 5 का स्क्वायर 25 होता है। मैंने कहा तुम जरा उधर चले जाओ, तो b प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू बचने वाला है 16। अगर मैंने दोनों तरफ रूट लिया तो बच्चे जानते सर 16 का रूट क्या होता है, +4 या तो -4, +4 या तो -4, दोनों ऑप्शन हमें लिखने पड़ते हैं, याद रखना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सर b प्लस यहां पे 3 इक्वल टू आएगा प्लस या तो -4। तो अगर मैंने एक बार +4 ले लिया और इसको इधर भेज दिया तो b इक्वल टू क्या बचेगा सर जी 1। अगर मैंने इसी की जगह b प्लस 3 इक्वल टू -4 ले लिया और इसे इधर भेज दिया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। दैट मीन्स आपका आंसर या तो 1 या तो -7 हो सकता है, यानी ये आपका आंसर है। चलिए आगे अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चे ने कहा सर ये कैसा सवाल है, मैंने कहा ट्रिगोनोमेट्री और क्वाड्रेटिक का मिक्स क्वेश्चन समझ लीजिए। सर कैसे, मैंने कहा देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो आपको दिख ही रहा है, पावर 2 है इसलिए। अब आपको साइन की भाषा में सब चाहिए तो इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए। जो भी बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि भाई कॉस स्क्वायर को दुनिया वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर कहते हैं। सर फिर तो 3 अंदर जाएगा, मैंने कहा तो भेज देना, क्यों घबरा रहे हो। ये अंदर गया तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब किसी ने कहा सर इस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों उड़ जाएंगे। मैंने कहा भाई बच्चे कह रहे हैं 7 माइनस 3 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, मेरे हीरो, ये डिवाइड में जाएगा तो 0, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन थीटा भी हो गया 0। दैट मीन्स ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, the sides of triangle ABC measure as 11, 60 and 61। बच्चे ने कहा क्या बड़े बड़े नंबर दिए सर जी। मैंने कहा डरने की बात नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो आगे दिया है, hence the in radius of triangle ABC is how much। बच्चे ने कहा ये क्या पूछ लिया उन्होंने। मैंने कहा देखो आपको एक बढ़िया बात बता दूं, यहाँ पे ये 61, 60 एंड 11 दे आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। सर कैसे, मैंने कहा चलो तुम्हें कैलकुलेट करके बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे ना, ये दो जो साइड है उनके स्क्वायर का सम, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 60 का स्क्वायर बच्चा लोग 3600 होता है। दोनों को जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 3721, और एक्चुअली ये 61 का स्क्वायर है। सर इसका मतलब तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यस, इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा सर उन्होंने इन रेडियस कहा है, मैंने कहा घबरा मत भाई, इन रेडियस का मतलब अंदर कोई सर्कल होगा। बच्चों ने कहा सर हमें एक बात पता चल रही है कि यहाँ पे अगर मैं ये सेंटर ले लूं तो यहां से ऐसे जोड़ सकता हूं, ऐसे जोड़ सकता हूं। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, तुझे एक बात बता दूं, ये सर्कल का नाम सपोज हम रख लेते हैं ए बी एंड सी। तो हाइपोटेनियस क्या होती है, हाइपोटेनियस मतलब बड़ी वाली साइड विच इज 61। बच्चों ने कहा सर ये वाली साइड, मैंने कहा एक होगी 11 और दूसरी होगी 60। अच्छा मैंने कहा देखो यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पे सर्कल को ये है ना, मतलब सर्कल और ये साइड्स के बीच में इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे ये देखा जाए तो ये रेडियस है। मैंने कहा यस, और ये सर एक ही जगह छोड़ी है साइड्स, मतलब टेंजेंट है। मैंने कहा यस, तो सर रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। मैंने कहा यस सर, इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। मैंने कहा यस। बच्चे ने कहा सर अगर तीन एंगल 90 डिग्री तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी चौथा भी 90 डिग्री। ओके सर ये है रेडियस, ये है रेडियस। अच्छा सर अगर कभी भी सारे एंगल 90 तो बच्चा पहले बुलाता था उसे रेक्टेंगल, लेकिन मैंने कहा भाई देख जरा उसकी बाजू बाजू वाली साइड भी इक्वल है, मतलब अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइड तूने इक्वल बुला ली ना तो तेरे को पता चलेगा अब ये बन चुका है स्क्वायर। अच्छा सर अगर इतना डिस्टेंस r है तो हमें लग रहा है ये होता है 11 माइनस r। मैंने कहा बढ़िया बात है। अच्छा तो यहां देखो ये इतना डिस्टेंस अगर r है तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 60 माइनस r। तो बच्चे का कहना था सर ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से ऐसे टेंजेंट बन रही है, देखो उसकी लेंथ कैसी होती है
इक्वल, तो इसका मतलब ये 11 माइनस आर, तो ये भी 11 माइनस आर, ये 60 माइनस आर, तो ये भी 60 माइनस आर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल ऑलरेडी दूसरे तरीके से घुमा के ऑलरेडी पूछा जाता है, यहां पे हमें इसको करने का मौका मिला है, और देखेंगे तो इन दोनों का सम क्या होता है 61। तो बच्चे ने लिख दिया 11 माइनस आर प्लस 60 माइनस आर इक्वल टू कितना है 61। तो मैंने कहा यार ये माइनस आर एंड माइनस आर इज माइनस टू आर, जिसे उधर भगा दीजिए तो यहां पे हो जाएगा प्लस टू आर, ये दोनों मिलके बन रहे थे 71, ये इधर आया तो माइनस 61। तो मैंने कहा तुझे पता है क्या इसका आंसर क्या होता है 10। अच्छा ये 2 डिवाइड में जाएगा तो भाई साहब हो जाएगा 2 5 मतलब आर की वैल्यू आपको क्या मिली 5। और उन्होंने सवाल में आई थिंक वही मांगा है, देन द इन रेडियस, मतलब रेडियस कितना होगा, मैंने कहा भाई 5 होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बच्चे जानते सर ये सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है ना, यस, इसलिए पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 उसके एरिया का फॉर्मूला है। विद द रेडियस 21 सेंटीमीटर इज हाउ मच। देखो रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर, और अगर देखा जाए तो उन्होंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मांगा है। मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। मैंने कहा पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, नीचे क्या है 4। सर अब क्या करें, मैंने कहा 7 3 जा, ओके सर 2 2 जा, फिर यहाँ पे 11 2 जा। अब क्या करेंगे, मैंने कहा देखो जरा 11 3 जा 33 होता है, इंटू यहाँ पे 21 है, नीचे क्या है 2। तो बच्चे ने कहा सर इसे कटिंग मारेंगे तो ये 10.5 हो जाएगा। मैंने कहा और अच्छी बात है ना, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं कि सर जी यहाँ पे है 105 इंटू क्या है 33। अब बच्चे ने क्या किया, सर यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ 1 कैरी तो डेफिनेटली यहाँ 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1, 3 1 जा 3। अच्छा फिर यहाँ 3 से ट्राई करोगे, बच्चे जानते हैं सर 105 3 जा 315 ही होने वाला है, तो यहाँ पे ऐड कर दो जरा, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, और एक पॉइंट था इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। सर जी इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 346.5। तो यहाँ पे हमें शायद ये आंसर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर 21 सेंटीमीटर दिया है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज दिस। मैंने कहा देखो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब सीए से कितना है 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द हाइट ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच। बच्चे ने कहा सर हाइट का फॉर्मूला कहाँ होता है। मैंने कहा भाई तुझे कभी भी कोई चीज मांगी हो उसका फॉर्मूला नहीं पता, इसका मतलब कोई और चीज दी होगी जिसका फॉर्मूला तुझे पता है। अब सोचो जरा जो दिया है उसमें से किसका फॉर्मूला पता है। बच्चे ने कहा सर कर्व सरफेस एरिया का पता है, वो होता है नॉर्मली 2 पाई आर एच। मैंने कहा तो बढ़िया है ना, यहाँ पे वैल्यू डाल के देख 2 इंटू, चलो इसकी वैल्यू क्या लेनी है। बच्चे ने कहा सर 22/7। मैंने कहा यहाँ पे आर कितना है 21, एच का पता नहीं, तो ये देखो 3960 है। मैंने कहा यार यहाँ पे 7 3 जा, सबको नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा एच इक्वल टू, देखो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 3960 अपॉन, ये सब नीचे आएंगे 2 इंटू 22 इंटू 3। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 से कटिंग मारूंगा कि सर यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हो रहा है ये 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 20 जा। फिर मैंने कहा 2 से कटिंग मारते हैं, 2 से मारेंगे तो यहाँ पे सभी जानते हैं ये 660 जा। अच्छा तो 22 3 जा मतलब 30 जा, तो एच की वैल्यू क्या मिल गई आपको 30। दैट मीन्स ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस। मैंने कहा देखो जरा यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन का मोड दिया हुआ है यहाँ पे 43। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग डेटा। क्या होता है मोस्ट रिपीटिंग डेटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो यानी कि ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला डेटा होना चाहिए। तो मैंने देखा यार यहाँ 43 मुझे सिर्फ 2 ही बार दिखाई दे रहा है, सेम वे मुझे 48 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, तो 43 को ही क्यों मोड़ लिया। इससे हमें पता चलता है कि ये जो x मिसिंग है, ये जो x मिसिंग है ये भी कितना होगा 43। अब उन्होंने मांगा है देन x प्लस 3 इज व्हाट सर। मैंने कहा अगर x प्लस 3 की बात करें तो इसमें 3 ऐड कर दो यार, टोटल मिल जाएगा 46। दैट मींस ये हमारा आंसर है। चलिए आगे देखो अगला सवाल दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मैंने कहा देख लेते ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है भाई। उन्होंने कहा है यहाँ पे P ऑफ A
रेशियो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 3:2। मैंने कहा देखो 3:2 मतलब ये होते हैं फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। अब बच्चे ने कहा सर अगर दोनों को मिला दे तो टोटल होता है। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई। उन्होंने कहा देन पी ऑफ ए इक्वल टू 3/5। मैंने कहा अगर मैं पी ऑफ ए ढूंढने जाऊंगा तो फेवरेबल मुझे पता है और टोटल कितना होगा इन दोनों का प्लस मतलब 5। दैट मीन्स ये हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है p ऑफ -2/3 इक्वल टू 0 देन दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैंने कहा अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है ना, मतलब ये 0 है इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। देखो जरा ट्राई करते हैं, इसको मैं 0 से कंपेयर करूंगा है ना। अच्छा ये उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू -2 तो x इक्वल टू -2/3। तो अगर ये इसका फैक्टर होता है ना तो उस पर से जो x की वैल्यू मिलती है उससे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है 0। दैट मीन्स ये भी कैसा है सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पे देखा जाए तो अगला सवाल दिया हुआ है द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर 6 and 2। मैंने कहा देखो सभी जानते हैं इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ते हैं है ना कि 12 के ऐसे फैक्टर निकालिए कि 8 आ जाए। बच्चे कहते हैं सर 6 2 12 एंड 6 + 2 8। तो अगर आप इसे फैक्टर निकालोगे कि भाई ये x² + 8 को अगर बच्चे ने लिख दिया 6x + 2x + 12 इक्वल टू 0 तो मैं क्या कहूंगा कि यहां से आप कुछ कॉमन लीजिए कि यहाँ x कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x + 6। यहां से आपने अगर 2 कॉमन लिया तो मिलेगा आपको x + 6 इक्वल टू 0 है। तो बच्चे ने क्या किया अब x + 6 को यहां से बाहर निकाला तो अंदर बच गया भाई साहब x + 2 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको 0 से कंपेयर करोगे कि x + 6 0 होगा या x + 2 0 होगा, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू -6, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू -2। तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली रूट जो है या सॉल्यूशन है ये ऐसे मिल रहा है। उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दी थी मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आगे सवाल कहता है तो वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल आर दिस देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला बच्चे को पता होना चाहिए x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। और किसी को ना पता हो कि क्या है सेंट्रोइड तो यहाँ पे देख लीजिए जय सर आपकी मदद के लिए सामने खड़े हैं कि भाई साहब यहाँ पे कोई सपोज ट्राइंगल है जिसमें यहाँ वर्टाइसिस दिए हुए हैं a ऑफ 7,6, यहाँ पे b ऑफ 7,3 एंड c ऑफ यहाँ पे 3,3। सेंट्रोइड क्या होता है तो बच्चे ने कहा सर हमने एक बार मीडियन ड्रॉ की थी ए से। मैंने कहा बढ़िया बात है। बच्चे ने फिर बी से एक मीडियन ड्रॉ की थी और फिर सी से एक मीडियन ड्रॉ की थी। तीनों जहां पे छू रहे थे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड जी, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला है बालकों x1 + x2 + x3/3। दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 + y3/3। तो बच्चे ने कहा सर ये तो बड़ा आसान है क्योंकि हम जानते हैं ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3। तो अगर आप ट्राई करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा देखिएगा x1 + x2 + x3। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे 7 + 3 10 10 + 7 17 तो यहाँ पे 17 यहाँ पे 3 हो जाता है। मैंने कहा देखो जरा यहाँ पे 6 + 3 9 9 + 3 कितना हो जाता है 12 नीचे है 3। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो 3 4 जा। और अगर यहाँ पे आप देखोगे 17/3 है, यहाँ पे उन्होंने कहा है 17/4 मतलब ये कैसा है फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की बात करें तो यहां पे हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस 1 वर्ड और फिगर। अगर देखा जाए तो क्या दिया है व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर हैंड। क्या दिया है आवर हैंड। व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर हैंड इन अ क्लॉक इन 1 मिनट इन 1 मिनट। अब बच्चे ने कहा सर अगर बात करें आवर हैंड की तो हमें पता है 12 घंटे के अंदर वो कितना घूमता है 360 डिग्री। सभी जानते हैं आवर हैंड 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री रोटेशन करता है। अगर ये डिवाइड में जाएगा तो 1 आवर में क्या हो जाएगा 360 / 12। मैंने कहा 12 3 जा मतलब कि 30 डिग्री। तो बच्चे को पता चल गया सर 1 आवर मतलब 30 डिग्री। तो मैंने कहा इसका मतलब होता है 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री क्योंकि 1 आवर का मतलब 60 मिनट। मैंने कहा यार अगर इसको डिवाइड में भेजेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू 30/60। मैंने कहा 0 0 कैंसर 3 2 जा मतलब 1/2 डिग्री जिससे बच्चा लोग 0.5 डिग्री भी बुला सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पे दिया हुआ है if the mean of first n natural number is 17n/33 then find value of n। मैंने कहा भाई ध्यान से देख मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात की है तो मैंने कहा n नेचुरल नंबर कैसे दिखते हैं xi इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अब देखो उसके मीन की बात करें तो वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। अब सिग्मा xi मतलब इसका प्लस
कैसे होता है सर, यहाँ पे होगा AP है इसलिए n/2, ये n एज इट इज है ना, ये एज इट इज n/2 हम लिखते थे a प्लस एल, मतलब कि 1 प्लस n। अच्छा, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे n है सर, इक्वल टू यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है देखो जरा, 17n/33। तो मैंने कहा ध्यान से देखिएगा जरा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 इधर जाता है, 33 इधर जाता है, 33 इधर जाती है, 33 प्लस 33n इक्वल टू ये उधर जाती 34n। अब बचने का सर इसे इधर ले जाओ क्या, मैंने कहा बिल्कुल ले जाओ, ये उधर जाती देखो यहाँ पे बचेगा अकेला n इक्वल टू 33, मतलब ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पे दिया हुआ है स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर। माय डियर, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या आपको समझ के रखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट मतलब हो जाता है, हम कह सकते हैं लिस्ट, और लिस्ट से हमें याद आता है LCM, विच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर एंड दिस नंबर, मतलब वो ऐसा नंबर हो जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, इसका मतलब नंबर बड़ा होगा, और बड़ा मतलब LCM। अच्छा सर जी, यहाँ स्मॉलेस्ट मतलब आपने LCM लिखा, बाद में बड़ा मतलब LCM। मैंने कहा देखो, कोई ऐसा हमें नंबर चाहिए जो इतना तो बड़ा होना चाहिए कि जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, इसका मतलब नंबर ओवरऑल जो आंसर होगा इन दोनों से बड़ा आने वाला है। तो इसका मतलब इसका LCM कैसे मिलेगा, मैंने कहा देखो यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 45 दिया हुआ है, तो बच्चे क्या करेंगे सर, 2 10 10 मतलब क्या हो जाता है 2 5 सर, 45 मतलब 3 15 15 मतलब 3 5 तो बच्चे यहाँ पे LCM में लिख सकते हैं। सर हमें कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है, तो मैंने कहा बाकी का भी छाप दे यार, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। तो बच्चे ने क्या किया, सर हमें इतना पता चल रहा है कि ये जो दिख रहा है इसका आंसर क्या होता है 45। मैंने कहा इसका क्या होता है, बच्चे ने कहा यार सर 2 2 4 है, तो मैंने कहा ट्राई करो 45 4 आपको पता था यार ये कितना होता है 180, मतलब आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, if 3 is one root है ना ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज अदर रूट। सर अदर रूट मांगा, मैंने कहा यस। देखो नॉर्मली ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि if 3 is the one root of this then what is value of k, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो आधा सवाल हुआ, यहाँ पे पूरा सवाल दिया है, मतलब डबल सवाल दिया कि उसके बाद दूसरा रूट भी ढूंढना है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। देखो x इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ, है ना, ये क्या दिया है, रूट ऑफ x² माइनस kx प्लस 36 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो रख के देखते हैं यार, यहां पे रख के देखो जरा, ये 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 36 इक्वल टू 0, तो देखो जरा ये क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 36 इज 45, तो मैंने कहा यहाँ पे 45 है, ये 3 के उधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो बोलेगा सर जी 3 15 सा होता है, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 15। तो बच्चे ने कहा ये बड़ी अच्छी बात हो गई सर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, डाल के देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 15x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो बच्चों ने कह दिया सर हमें ऐसा लग रहा है 12 3 36 होता है, और 12 और 3 मिला के 15 भी हो सकते हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, तुम्हें तो फैक्टर मिल गए, आप इसे लिख सकते हो माइनस 12x माइनस 3x, इससे क्या हो रहा है माइनस 15 भी आ रहा है, इनको प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 3 क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा सर यहां पे देखिए जरा, 4 टर्म दिख रही है, यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई इसको कॉमन ले, जैसे ही तू x माइनस 12 को कॉमन लेगा, अंदर तेरे को मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ प्रोडक्ट इज 0 वी कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। ये उधर जाती x की वैल्यू यहाँ 12 मिल रही है, ये इधर जाती x की वैल्यू 3 मिल रही है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। बच्चे कहेंगे सर 2 आंसर दिख रहे हैं, मैंने कहा देख भाई एक रूट उन्होंने दिया हुआ था, मतलब दूसरा आंसर ये है, यानी आपका फाइनल आंसर ये कह सकते हो कि सर जी अनदर रूट इज 12। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। भाई साहब मैथ्स द फॉलोइंग आ चुके हैं, और आप देखोगे कि इसमें कुछ सवाल ऐसे भी है जो बच्चों को लगता है कि ओमिटेड सिलेबस में से है या कुछ अलग तरीके के हैं, बट माय डियर कहीं ना कहीं ये उन्होंने सवाल रखे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के रखे हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाली चीजें हैं जिनको मैं क्लास में भी थोड़ा सा बच्चों को बातें बता देता हूं तो उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही टॉपिक्स कुछ आने वाले हैं, किसी बच्चे ने अगर पढ़ाई उसकी नहीं की तो मैं यहाँ पे उसे दिखा रहा हूं, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये अल्फा बीटा एंड गामा क्यों आया, क्योंकि 3 जीरोस की जब बात होती है तब की बात है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चे जानते हैं सर नॉर्मली ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और बच्चे ने कहा सर आपको पता है क्या इसमें 3 जीरोस होते हैं, अल्फा प्लस
प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका अगर सम किया जाए तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर आप ऐसा ट्राई करो प्रोडक्ट करके दो दो का और बाद में ऐड करो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है सी अपॉन ए। और अगर आपने तीनों का प्रोडक्ट कर दिया अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये आपको बस अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपने आज सीख लिया है, याद रखिएगा। सर यहां पे ये देख के बच्चे को आंसर दिख गया, सर हमें यहां पे दिख रहा है इसका आंसर ये है। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई। अच्छा सर इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा इसके लिए तुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर तू यहां सॉल्व करने बैठेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, तो नीचे एलसीएम में आएगा अल्फा बीटा गामा। एलसीएम लोगे तो देखो ये बीटा एंड गामा इसके पास नहीं थे, तो यहाँ जाएंगे बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा और गामा, और यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा अल्फा एंड बीटा। बच्चे ने कहा सर इसका आंसर तो हमारे पास है, जरा ध्यान से याद कीजिए इसका आंसर क्या था, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा सी अपॉन ए, नीचे अल्फा बीटा गामा जिसकी वैल्यू है माइनस डी अपॉन ए। मैंने कहा ए कैंसिल, तो आपको मिलेगा माइनस सी अपॉन डी। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, ये रहा माइनस सी अपॉन डी, मींस ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की ओर, जिसमें दिया हुआ है कि भाई टेन थीटा क्या होगा। मैंने कहा भाई ध्यान से देख, बच्चे जानते हैं टेन थीटा मतलब साइन बाई कॉस और सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला उन्होंने दे दिए, डायरेक्ट फॉर्मूला। इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि भाई बच्चा इसे खटाखट आसानी से सॉल्व कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो सेक्शन बी आ चुका है। आपने देखा कि कुछ ही समय में हमने बढ़िया तरीके से सारे सवाल सेक्शन ए के फिनिश कर दिए। आई होप आपने भी अच्छे से पूरा वीडियो यहां तक देख लिया होगा। अब सेक्शन बी के लिए तैयार हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए और वापस इसको कंटिन्यू कीजिए ताकि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सके। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है द एचसीएफ ऑफ 128 एंड 68। 128 एंड 68 का क्या कहा उन्होंने, एचसीएफ। मैंने कहा पहले यही ढूंढ लेते हैं। देखो जरा क्या होगा, 128 एंड 68 को आप क्या कह सकते हो। बच्चे ने कहा सर 128 मतलब 2, 64 जा, 64 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 32, 32 मतलब 2 इंटू 16, 16 मतलब 2 इंटू 8, 8 मतलब 2 इंटू 4, 4 मतलब 2 इंटू 2। मैंने इसके फैक्टर डायरेक्टली लिख दिए। बच्चा चाहे कोई कमजोर है तो ऐसे भी ट्राई कर सकता है कि सर सपोज 68 आया हमारे सामने तो 2, 34 जा 2, फिर 17 जा 17, 1 जा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 17, मर्जी आपकी है, आपका जिस हिसाब से लेवल है उस हिसाब से आगे बढ़िए, बस आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, हमारी यही दुआ है। अब आगे देखा जाए तो देखो एचसीएफ अगर मैं ढूंढने जाऊंगा तो बच्चे जानते हैं सर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखो जरा, ये दिख रहा है मुझे विच इज 2 इंटू 2 क्या होता है 4। अच्छा सर उन्होंने कहा है एचसीएफ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो मैंने कहा यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं इस एचसीएफ इक्वल टू 128m माइनस 15 इंटू 68। तो बच्चे ने कहा सर इसे इस तरफ ले लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, इनका प्रोडक्ट करके लेंगे, ऐसे ही नहीं लेंगे। तो देखो अगर आपने 68 इंटू 15 करना है तो क्या करेगा बच्चा, पहले टेंजा करेगा जो क्या होता है 680, फिर 5 करेगा, उसके लिए क्या होता है 10 का आधा विच इज 340। बच्चा ऐड करने जाएगा 0, ये 12, 1, तो यहाँ पे 1020, इधर आते ही 4 के पास बनेगा 1024 इक्वल टू यहाँ पे 128m। अगर ये डिवाइड में गया तो ये बोलेगा 128 8 मतलब m की वैल्यू क्या होने वाली है 8 होने वाली है। अच्छा सर क्या मांगा है, उन्होंने मांगा है फाइंड वैल्यू ऑफ m। बच्चे ने ये करके दिखा दिया, लेकिन अब देखो छोटे सवाल, ये 2 मार्क्स वाले सवाल है, इसलिए उन्होंने एक और सवाल उसमें ऐड किया है, ऑल्सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 128 एंड 68 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने कहा मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एचसीएफ ढूंढा था, एलसीएम भी ढूंढ लेंगे। देखो क्या मांगा है एलसीएम, जिसमें हम क्या करते थे, एक तो कॉमन फैक्टर लिख देते थे, बाद में बाकी बचे सारे फैक्टर। बाकी बचे सारे फैक्टर मतलब कौन कौन से, मैंने कहा यहां आपको दिख रहे हैं। अच्छा तो मैं ये भी लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। अब बच्चे ने खुशी खुशी कह दिया सर हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 2 लेने पर हमें पता था ये 128 हो जाता है। मैंने कहा लिख दे, फिर इंटू में क्या है सिर्फ 17 है सर जी, तो इसका बस प्रोडक्ट करना है। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, चल यहां पे लिख के देखे कि क्या होगा। देखो यहाँ पे 128 इंटू 17 की बातें हो रही है, तो बच्चा तो कहेगा सर पहले हमें 10 पता है विच इज 1280, फिर 7 करने के लिए 7 8 56 का 6 ईयर, यहाँ पे 5 7 2 14 प्लस 5 करेंगे तो 19, 1 केरी तो 7 1 7 प्लस 1 8। मैंने कहा यार यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 17 1 केरी तो यहाँ पे हो जाएगा 11 1 ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो आपको आंसर मिलने वाला है 2176, मतलब आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको दिया हुआ है
find value of k for which the pair of linear equation this and this has infinitely many solution. My dear children, तीसरे चैप्टर के उस टेबल को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उसका सवाल कहीं ना कहीं बहुत पूछा जाता है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, डेफिनेटली इसे अच्छे से देख लीजिए। आप देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो मतलब 2 अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन k, -3 अपॉन के आ चुका है। अब तो आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई, c1 अपॉन c2 नहीं करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 3 जा, अच्छा ये उधर जाएगा तो k हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई -9, जो कि है आपका आंसर। चलिए आगे दिया गया है यहाँ पे, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चा क्या करेगा, 3 2 जा क्या होता है 6। मैंने कहा यहाँ पे क्या है -2 रूट 6 इक्वल टू, मैंने कहा देखो यहाँ पे इसके ऐसे फैक्टर निकालने के -2 रूट 6 आ जाए। बच्चे ने कहा सर हमें एक बात पता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यानी कि दोनों फैक्टर को नेगेटिव लेना है। मैंने कहा साथ में एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे रूट आया है मतलब इसमें इसके जो भी फैक्टर निकालोगे उसमें रूट प्रोड्यूस होना ही चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। मैंने कहा सही है यार, आप यही लिखिए -√6 इंटू -√6 माइनस माइनस प्लस √6 इंटू √6 और दोनों को अगर आपने जोड़ा ना -√6 एंड -√6 बिकम -2 टाइम √6, तो आपका काम हो गया। अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो सर √6 इंटू एक्स माइनस √6 इंटू एक्स। देखो ये मिलके यही बन जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे 6। अच्छा सर यहां से और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, मैंने कहा यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे अगर देखा जाए तो √3 इंटू एक्स कॉमन ले सकते हैं। सर ये कैसे, मैंने कहा जैसे 6 के अंदर √6 इंटू √6 था, 3 के अंदर √3 इंटू √3 होता है, 2 के अंदर √2 इंटू √2 होता है। अच्छा तो यहां से मैंने √3 कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया, तो यहाँ एक √3 बच गया क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। यहाँ एक x भी बच गया, यहां से √3 गया तो √2 बच गया, अंदर से x चला गया, यहां से मैंने कहा माइनस को बाहर लेंगे और यहां से √2 भी बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं 2 3 जा 6। अच्छा सर जी साथ में देखा जाए साइन बदलेगी क्योंकि माइनस बाहर गया है और 2 में से एक √2 बाहर गया तो एक √2 पड़ा है। आपको हमेशा चेक करना है कि ये टर्म सेम आ रही है कि नहीं, अगर सेम आ रही है तो आप सही हो, नहीं तो कुछ ना कुछ लोचा लगा दिया भाई। अच्छा मैंने कहा इसको बाहर निकालो तो √3x माइनस √2 अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सर इसका मतलब तो है कि आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। मैंने कहा दोनों सेम ही है, एक ही को सॉल्व कर लेते हैं। ये उधर जाएगा तो √3x इक्वल टू √2, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी √2 अपॉन √3। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो सेम, x की वैल्यू आपको मिलेगी √2 अपॉन √3। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आगे अगर देखा जाए तो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, बच्चे ने कहा सर हमें एक बात पता है, डिस्क्रिमिनेंट d होना चाहिए 0। मैंने कहा d मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बच्चे ने कहा सर हमें एक बात पता है, यहाँ पे a b और c की वैल्यू हमें दिख रही है। देखो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 3 है। मैंने कहा तो पुट द वैल्यू माय डियर, ये हो जाता है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। अब बच्चे ने कहा सर हमें पता है यहाँ पे 4 2 जा 8 8 3 जा 24, उधर जाएगा तो माइनस का प्लस, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू प्लस और माइनस √24। अब बच्चे ने कहा सर हमें एक और बात पता है कि यहाँ पे 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 जा, जिसमें 4 का रूट हम जानते हैं क्या होता है। बच्चे ने कहा 2√6। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अ गिवन एपी इफ d इक्वल टू 5 S9 इक्वल टू 75 फाइंड a एंड a9। मतलब हमें a चाहिए, मतलब पहली टर्म चाहिए, एज वेल एज a9, जिसे हम लास्ट टर्म भी बुला सकते हैं क्योंकि S9 मतलब 9 टर्म तक ही हमने सम किया है भाई। अच्छा बच्चे ने कहा सर Sn का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जहां पे आपके पास n की वैल्यू है देखो और S9 की भी है विच इज 75 इक्वल टू n/2। अच्छा जिसमें n की वैल्यू आप कह सकते हो सर यहाँ पे हमें 9 नजर आ रही है, तो मैंने कहा चल वो भी लिख दे। यहाँ पे आपने अगर 9 लिख दिया,
2a। मैंने कहा यार a की वैल्यू नहीं है तो इसे एज इट इज रखेंगे। ये 9 था, 9 माइनस 1 यहाँ 8 होता है। d की वैल्यू बच्चा लोग 5 दिख रही है बच्चे को। मैंने कहा देखो ध्यान से देखोगे तो 2 इन दोनों को डिवाइड करता है तो ये बन जाता है, इसको भी कट मारेगा, इसको 4 जा बना देगा। अच्छा सर ये अगर डिवाइड में आता ना तो 3 3 जा 25 3 जा, अच्छा तो ये 25 है, ये 3 है, यहाँ पे देखा जाए तो a प्लस 4 5 जा 20 है। मैंने कहा 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस, ये हो जाएगा 60, ये उधर जाके माइनस होगा तो मैंने कहा ये हो जाएगा 3a इक्वल टू, देखो 25 माइनस 60 इज माइनस 35, ये डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू आएगी माइनस 35 डिवाइड बाई 3। बच्चे ने कहा कितना घटिया ये आया, मैंने कहा चलाना पड़ेगा मेरे हीरो, यही आंसर है। अच्छा अब देखो आपसे क्या मांगा है, a9 का मतलब a प्लस 8d, a की वैल्यू आपको मिली है, देखो कितनी घटिया वाली माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू बता दो, डी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे है 5। बच्चे ने कहा सर 8 5 जा 40 है। मैंने कहा एलसीएम ले लो, ये 3 भी उधर जाएगा तो यहाँ पे देखो जरा, ये 3 भी इधर गया तो 43 जा 120 होता है। 120 में से अगर मैं 35 माइनस करूंगा तो 85, नीचे क्या बचेगा 3, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, इफ sin a इक्वल टू 1/2 एंड शो दिस इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई ध्यान से देख, sin a इक्वल टू 1/2 का मतलब ये होता है p/h। तो बच्चे ने कहा सर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं। मैंने कहा बना ले यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे ने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें कहा सर मान लेते यहाँ पे कोई एंगल ए हो तो ये p होता है, ये h होता है, ये b होता है। मैंने कहा यानी कि p की वैल्यू तुझे 1 नजर आ रही है, h की वैल्यू 2 नजर आ रही है, तो b एक्चुअली अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपको मिलेगा √3। अब ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4 था, 4 माइनस 1 यहाँ 3 होता है तो b की वैल्यू √3 ही मिलेगी। अच्छा सर अब क्या करें, मैंने कहा यहाँ वैल्यू रख दे यार, तेरे को ये प्रूफ करना है ना तो एलएचएस में वैल्यू रख। देखो क्या है, ये 3 कॉस ए है माइनस 4 कॉस क्यूब ए है। तो बच्चे ने कह दिया सर कॉस की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, b/h। मैंने कहा रख जरा, √3/2 माइनस 4 इंटू यहाँ पे है क्यूब, कॉस की वैल्यू सेम वैल्यू है भाई √3/2। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे हमें दिख रहा है 3√3/2। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप जरा देखिए √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3। अच्छा नीचे 2 का क्यूब 8। बच्चे ने कहा सर 4 2 जा। मैंने कहा भाई बढ़िया बात होगी, सेम चीजें हैं तो कट होके क्या देगी 0, मतलब आरएचएस आ चुका है। अच्छा चलो ट्रिगोनोमेट्री के सवाल इतनी जल्दी बच्चा जब बनाता है ना तो उसे बड़ी अच्छी खुशी मिलती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है यही चैप्टर उसे टर्न करेगा, जबकि फाइनल एग्जाम में यही चैप्टर उसे मोटिवेट करता है। आगे देखिए क्या दिया है, ये इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। मैंने कहा चलो एलएचएस से चालू करते हैं। यहां 10 दिख रहा है, बच्चे ने तुरंत लिख दिया सर साइन बाई कॉस लिखे। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा प्लस में क्या दिख रहा है, बच्चे को साइन दिख रहा है। मैंने कहा नीचे देख 10 को वापस लिखते हैं साइन बाई कॉस, माइनस यहां पे लिख रहे हैं साइन। अच्छा सर हमें इतना पता है यहां से साइन कॉमन ले सकते हैं, यहां से साइन कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने कहा लो ना, बाद में आगे की बातें करेंगे। अगर मैंने साइन कॉमन लिया तो देखना बच्चे की खुशी का ठिकाना ना रहेगा। यहाँ पे बचेगा 1/cos थीटा प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 1/cos थीटा माइनस 1। बच्चे ने कहा ये दोनों तो उड़ जाएंगे सर। मैंने कहा पता है तेरे को 1/cos क्या होता है, बच्चे ने कहा सर ये sec थीटा होता है प्लस 1। यहाँ पे देखो 1/cos क्या होता है, ये होता है sec थीटा माइनस 1, यानी आपका आरएचएस आ भी गया। आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री के सवाल यहाँ जितना हो सके उन्होंने इजी दिए है, तो बच्चे को इस चैप्टर को जरूर करना चाहिए। खामखा फॉर्मूला को देख के डरा हुआ रहता है, मुझे नहीं लगता इस चैप्टर को देख के उसे डरना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल दिया हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे तो हमें फोटो बनानी पड़ेगी। यस सर्कल का सवाल है, डेफिनेटली हम क्या बनाएंगे यहाँ पे फोटो। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। बच्चा जानता है सर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है नॉर्मली। यस यहाँ पे मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया, सेंटर से उसको भी ज्वाइंट किया। मैंने कहा सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइंट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि सर जी ये रेडियस है हमारी। मैंने कहा बढ़िया बात है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। अब सवाल को पढ़ लेते हैं माय डियर। यहां पे दिया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। फ्रॉम अ पॉइंट ए से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, अच्छा एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर को अगर मैं ओ बुला लूं तो उससे ये जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा इज
4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट से उन्होंने स्टेटमेंट चालू किया था, उनका मेजरमेंट यहां दिया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। उन्होंने मांगा है द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल की अगर चर्चा करें तो बच्चे ने कहा सर यानी हमसे ये आर मांगा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो बच्चे ने कहा सर हमें इतना पता है यहाँ पाइथागोरस लगेगा, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल, आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये उधर जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 3, सिर्फ 3। बच्चे ने कहा सर क्यों प्लस और माइनस 3 नहीं लिखेंगे? मैंने कहा भाई तू यहाँ पे रेडियस की लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ नेगेटिव लेनी होती नहीं है। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल दिया हुआ है अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर। अच्छा सर एक सिलेंडर दिया हुआ है। मैंने कहा डेफिनेटली यार यहाँ पे सबसे पहले क्या बनानी चाहिए, फोटो। तो मैंने कहा यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं भाई, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि डायमीटर इसका 4.2 है, तो मैंने कहा रेडियस उसका हाफ होगा 2.1 मीटर। आगे उन्होंने कहा है एंड हाइट इज 8 मीटर। अच्छा तो यहाँ पे 8 मीटर लिख देते हैं इसकी हाइट, इसको मैं स्मॉल h बुला रहा हूं, इसको मैं स्मॉल r बुला रहा हूं। आगे कहा है surmounted by cone of equal base and height 6 मीटर। अच्छा देखो जरा यहाँ पे इसके ऊपर ही हम एक और कॉन यहाँ पे सेट करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो सेट हो सकता है। अच्छा जिससे पूरा का पूरा टेंट बढ़िया तरीके से बन जाए। अच्छा देखो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, दोनों का बेस इक्वल है। सर बेस इक्वल है इसका मतलब तो यहाँ पे भी रेडियस जो होगी वो 2.1 होने वाली है। और यहाँ पे जो हाइट उन्होंने दी है, देखो जरा हाइट कितनी दी है 6 मीटर, इसको कैपिटल H ले लेते हैं विच इज 6 मीटर। उन्होंने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या मांगा है, वॉल्यूम ऑफ एयर। मैंने कहा बढ़िया बात यार, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ टेंट मांगा है। इसके लिए हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। बच्चे ने कहा सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बड़ा सिंपल है, बच्चा तुरंत लिख सकता है सर पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ कौन भी सिंपल है 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। याद रखना यहाँ हाइट रखते समय स्मॉल कैपिटल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको है ना ध्यान रखना है कि भाई वैल्यू रखते समय लोचा ना आ जाए। सर अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ स्मॉल एच प्लस कैपिटल H/3 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल। सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सर आर का स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू 2.1। मैंने कहा बढ़िया है यार। देखो स्मॉल एच की वैल्यू हमारे पास थी 8 प्लस कैपिटल H कितना था, ये था 6, नीचे था 3। मैंने कहा 3 2 जा। बच्चे ने कहा सर 8 + 2 तो 10 होता है। मैंने कहा बढ़िया बात है यार। तो यहां देख जरा, इसको बुला लेगा तू 7 3 जा मतलब 0.3। तो 10 जैसे ही यहाँ पे देखो 8 + 2 10 जैसे ही इसके पास जाएगा तो इसे 3 बना देगा। 3 इंटू 22 इज एक्चुअली 66 इंटू आया 2.1। तो बच्चे ने कहा सर अब हमें क्या करना पड़ेगा 66 इंटू 21। मैंने कहा यार एक्चुअली 2.1 है लेकिन हम लिखेंगे 21। अच्छा और बाद में पॉइंट रख देंगे। बच्चे ने कहा सर 66 इंटू 20 करेंगे तो 1320। मैंने कहा 1 जा बता 66 होता है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे आएगा पॉइंट, मतलब आपका आंसर आएगा 138.6। यहाँ पे आपको पता है यूनिट, यहाँ पे देखो ये मीटर दिया था मतलब आंसर इज इन मीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए L दिया है, F1 F0 सब कुछ दिया हुआ है। उन्होंने मांगा है मोड। ये बड़ी अच्छी बात है यार। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, Z = L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैंने कहा यार L की वैल्यू देख जरा, यहाँ पे क्या थी 3 प्लस यहाँ पे देखो F1 माइनस F0। बच्चे ने कहा सर F1 माइनस F0 मतलब कि 8 माइनस 7 क्या होता है 1। नीचे 2F1 मतलब कि भाई इसका डबल कितना होता है 16 माइनस F0 मतलब 7 माइनस F2 मतलब देखो जरा क्या है 2 और इंटू H की वैल्यू भी 2। तो बच्चे ने कहा सर यहां पे देखिए 2 1 जा 2, नीचे देखिए 16 माइनस अगर आपने 7 किया तो 16 माइनस 7 करने पर आपको मिलेगा 9, 9 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 7। तो अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे कि सर अगर मैंने 2 डिवाइड किया 7 से तो 2.0 आएगा, तो यहाँ 0 एंड पॉइंट आएगा। बच्चा जानता है सर 7 2 जा क्या हो जाता है 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, वापस एक 0 आएगा। अच्छा सर अब हमें लग रहा है 7 8 जा 56। मैंने कहा बढ़िया बात है, इसका मतलब आपको यहाँ आंसर मिल रहा है 0.28। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3.28 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है फाइंड द मीडियन। क्या मांगा है मीडियन। बच्चे ने कहा सर
मीडियन के लिए तो हमें सबसे पहले CF ढूंढनी होती। मैंने कहा बिल्कुल, कैसे मिलती है? यहाँ पे होगा 5 5 प्लस 15 कितना हो जाता है? 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 20 90 90 प्लस 8 98। ओहो सर, इसका मतलब n इक्वल टू सिग्मा fi। अगर आप इसका प्लस करोगे तो यहाँ भी 98, मतलब यहाँ भी 98। यस, उसके बाद बच्चा करता था सर यहाँ पे n/2, 98/2 करोगे आपको मिलेगा 49। बच्चे ने कहा ये अच्छा लगा सर। मैंने कहा 49 कहाँ लाइज करता है ये देखिए, ताकि आपको मीडियन क्लास मिल जाए। यहाँ पे अगर 49 ढूंढने जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये आपका मीडियन क्लास हो सकता है। मतलब ये आपका L होगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपकी ये होगी, ऊपर वाले की CF आपकी CF, और यहाँ गैपिंग देखिए 90 से 100, मतलब यहाँ H की वैल्यू आपको 10 दिखेगी, तो आप डेफिनेटली मीडियन का फॉर्मूला रख सकते हो। क्या होता है ये? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बच्चे ने कहा सर वैल्यू रख दे। मैंने कहा किसके लिए रुका हुआ है? पुट द वैल्यू टू गेट द आंसर। देखो L की बात करें तो यहां पे कितना था? 90 प्लस n/2 देखो क्या था? 49 49 माइनस CF देखो कितना है? 40 अपॉन F की बात करें तो यहाँ पे कितना है? F है 30, और H की बात करें तो यहाँ पे गैपिंग कितना है? 10। मैंने कहा 0 0 कैंसिल यार। अच्छा सर इसका डिफरेंस होता है 9, नीचे था 3, मैंने कहा 3 3 जा, और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 93। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखा जाए तो यहां लिखा हुआ है, देखो अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। प्रोबेबिलिटी का सवाल। बच्चे ने की जान में जान आई कि सर जी क्या बात है, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया, बल्ले बल्ले बल्ले। मैंने कहा रात को घर पे जाके खा लेना दही बल्ले। अच्छा सर अ डाई थ्रोन ट्वाइस। मैंने कहा भाई सैंपल स्पेस क्या होंगे? बच्चे ने कहा सर 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक होते हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? 36। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और बाद में कहा है 4 विल कम अप एटलीस्ट वंस। मैंने कहा देखो दोनों का आंसर लिखेंगे, लेकिन पहले एटलीस्ट वंस वाले का लिखेंगे। अच्छा सर क्यों? मैंने कहा आपको अभी पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने 4 आ जाए एटलीस्ट एक बार वैसा चाहा है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि सर जी 4 1 है ना, 4 2 अप टू 4 4 से लेके 4 6 तक ये 6 डेटा आए, एज वेल एज हम कह सकते हैं 1 4 2 4 अप टू 4 4 से लेके हम कह सकते हैं 6 4 यहां तक के डेटा आए। तो बच्चे ने कहा सर हमें इतना पता है ये डेटा 6 है, ये डेटा भी 6 है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो 6 और 6 12 में से ये रिपीट होने वाले को 2 बार हम नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, तो 12 माइनस 1 क्या हो जाता है? 11 आउट ऑफ टोटल 36। तो आपको ये आंसर मिल चुका है। आगे उन्होंने कहा है 4 विल नॉट कम अप। अब मैंने कहा यार अगर एक भी बार नहीं आएगा आइदर टाइम, मतलब एक भी बार नहीं आना चाहिए है ना, नॉट कम अप आइदर टाइम, तो देखो 36 में से 11 माइनस हो जाएगा, बचेगा 25 आउट ऑफ 36, क्योंकि यहाँ पे एक बार मिनिमम आना चाहिए, यहाँ पे एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो 25 आउट ऑफ 36 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पे दिया हुआ है देयर आर 5 रेड 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन। मैंने कहा यार टोटल बताओ। टोटल बच्चे ने कहा सर यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 5 17 दिख रहे हैं, मतलब टोटल यहाँ पे बॉल कितने हैं? 17। आगे उन्होंने कहा है अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉल उठाया उन्होंने रैंडमली बॉक्स में से। मैंने कहा बढ़िया बात है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर। अच्छा रेड कलर के बॉल कितने थे? मैंने कहा 5 आउट ऑफ 17, तो आपका आंसर आ गया। उन्होंने कहा था नॉट ग्रीन, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कुछ होगा। 8 और 5 बता दो यार। 8 और 5 की बात करें तो ये होता है 13 आउट ऑफ 17, मतलब ये आंसर भी आपका आ चुका है। आपको समझना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज हमेशा जरूरी है लिखने के लिए, इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसके बाद ही ये वैल्यू रखोगे, जिससे आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जरा यहाँ पे सेक्शन सी हमारा चालू हो चुका है, जिसमें 3 मार्क्स वाले सवाल आपके सामने आ चुके हैं। जिसमें पहला सवाल कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। बच्चे ने कहा ऐसे सवाल हर सब पेपर में दिए हुए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है ना, तेरे को दिए है तो तू अच्छे से बना। मुझे लगता है हर बच्चा कर सकता है, काफी बच्चे बेचारे कमजोर की तरह ऐसे ही बैठे होते हैं, अपने पेरेंट्स को भी लगता है कि ये शायद पास नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हर बच्चे में कहीं ना कहीं उतना पोटेंशियल है, चाहे तो वो
डेफिनेटली कर सकता है। उसे थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। भाई साहब थोड़ी दिन रात मेहनत पे लग जाओ। लास्ट 1 महीना है, मैं कह सकता हूं, मैं तो कहता हूं 1 महीने से भी कम टाइम है। अगर आप देखोगे तो जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा मुझे लग रहा है 1 महीने से भी कम टाइम बचा होगा। लेकिन हर बच्चा अगर अपनी जुनून के साथ काम करेगा तो उसे डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। वो अपने डिजायर्ड परसेंटेज मैथमेटिक्स का सारे सब्जेक्ट में ला सकता है और दिखा सकता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। Find the zeros of x square plus 2 root 5x minus 15 and verify the relationship between zeros and coefficient। बचने का सर जी यहाँ पे देखिए वापस पॉलिनोमियल का सवाल और उसमें भी रूट वाला। मैंने कहा भाई पॉलिनोमियल का सवाल है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। रूट वाले देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं। मैंने कहा डरना नहीं है, हर स्टेप्स का कैलकुलेशन कैसे होगा मैं हूं आपके साथ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। देखिए जरा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर जीरोस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 15 इक्वल टू हम क्या लिखते थे 0। बच्चे का सर यहाँ पे हम -15 के ऐसे फैक्टर निकालते थे जिससे 2 रूट 5 आ जाए। मैंने कहा याद कीजिए जैसे की ट्रिक, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो हम क्या करते थे छोटे वाले को माइनस देंगे। एक और बात, अगर यहाँ रूट दिया हुआ है तो यहाँ भी रूट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, 15 मतलब 3 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5। मैंने कहा 3 तो लिख दे, अब देखो 3 और ये है 5 15, लेकिन छोटे वाले को माइनस। आप देखिए जरा ये 3 रूट 5 माइनस रूट 5, आपका आंसर यहाँ पे 2 रूट 5 आ चुका है। सर जी अब तो मजा आ गया। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x को क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 रूट 5x माइनस रूट 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। बच्चे का सर 4 टर्म आ चुकी है, दो में से कॉमन लेंगे आप, बिल्कुल यहां से और यहां से कॉमन लीजिए। यहां से अगर आपने x कॉमन लिया तो अंदर आएगा x प्लस 3 रूट 5। यहां से अगर आपने माइनस रूट 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 3 रूट 5 इक्वल टू 0। आप देखिए यहां से रूट 5 कॉमन आया है ना, माइनस बाहर आती दोनों पॉजिटिव, और यहां 15 था, 15 को याद कीजिए क्या था 3 रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 चला गया तो बचेगा क्या 3 रूट 5। और कुछ बच्चे स्मार्टनेस भी यूज कर सकते हैं कि सर हमें पता है यहाँ पे जो फैक्टर आया वही यहाँ पे आने वाला होता है, तो डायरेक्ट छाप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके फैक्टर यहाँ पे सही कैलकुलेशन होना चाहिए फैक्टर का। सर जी यहाँ पे देखो ये सेम टर्म है, कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 रूट 5, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। सर प्रोडक्ट इज 0, वी कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। मैंने कहा यार ये उधर चला जा, x इक्वल टू माइनस 3 रूट 5, ये उधर गया तो x की वैल्यू रूट 5। बच्चे ने कहा सर दोनों को x बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा यार हम जीरोस को क्या बुलाते थे, सोचो अल्फा एंड बीटा, तो भाई इसको बुला लेंगे अल्फा और इसको बुला लेंगे भाई साहब ये है हमारा बीटा। देखो अल्फा एंड बीटा हमें मिल चुका है, अब क्या चाहिए भाई, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चे का सर हमें एक बात पता है कोएफिशिएंट कैसे मिलते हैं, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर। तो मैंने कहा देखो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू यहाँ पे 2 रूट 5 होगी और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस 15 होगी। तो आपको a b एंड c तो मिल चुका है। अब आप लिख सकते हो सर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए जरा यहाँ पे अगर आपने LHS किया तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का प्लस क्या होगा, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 रूट 5। देखो जरा यहाँ पे बड़े वाले की साइन आती है, बाद में बड़े माइनस छोटा किया जाता है, तो माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 रूट 5। और अगर आपने RHS ट्राई किया विच इज माइनस बी अपॉन ए, तो आप देखिए बी के आगे माइनस लगाना है, इसके आगे माइनस और ए मतलब 1 है भाई, इसका मतलब यहाँ भी आंसर आएगा माइनस 2 रूट 5। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब पहले का वेरिफिकेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ LHS देखिए जरा अल्फा इंटू बीटा। सर जी अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ है, देखो जरा यहाँ पे हमें दिख रहा है। अच्छा सर इसका आंसर तो माइनस 15 है, मैंने कहा फिर इसका भी आंसर माइनस 15 आएगा विच इज इक्वेशन 3। अगर मैं RHS ट्राई करूंगा तो विच इज C अपॉन ए, देखो C अपॉन ए मतलब माइनस 15 अपॉन 1 इज माइनस 15 विच इज इक्वेशन 4। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 3 एंड 4 हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो वापस पॉलिनोमियल का सवाल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसमें उन्होंने दिया है where sum and product of the zeros are given। sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, विच इज गिवन हियर -3/2√5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1/2। मैंने कहा यार जब भी ये दिया हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने कहा चल वैल्यू रख दे, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रखने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, अच्छा बाजू में क्या है एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब ये हो जाएगा -1/2। तो बच्चे ने कहा सर एलसीएम ले ले, मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर यहां पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे के एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम में आएगा 2√5 और देखिए जरा ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है देखो 2, तो मैंने कहा √5 नहीं था तो यहाँ √5 जाएगा मतलब -√5। बच्चे जानते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मतलब एलसीएम लेने के बाद जो भी एक्स स्क्वायर के बाजू में हो वही हम के की वैल्यू एज्यूम करते थे। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं के इक्वल टू 2√5 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो आपको आंसर आएगा 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x माइनस √5। तो ये क्या आ चुका है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मतलब n की वैल्यू चाहिए। द nth टर्म ऑफ दिस टू एपी आर इक्वल, अच्छा सर दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, मैंने कहा यस। चलो पहले वाली के लिए nth टर्म को an बुलाते हैं, दूसरे वाली की nth टर्म को कैपिटल an बुलाते हैं। मैंने कहा देखो an का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए क्या हो जाएगा स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। क्यों? अरे भाई दोनों एपी अलग अलग है तो दोनों की फर्स्ट टर्म एज वेल एज डिफरेंस कैसा होगा अलग अलग, लेकिन n एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें n ही ढूंढना है। अच्छा साहब जी यहाँ पहली टर्म कौन सी है, मैंने कहा देखो जरा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस देखो जरा, यहाँ पे डिफरेंस है 2। अच्छा यहाँ पे पहली टर्म कौन सी है 3, अच्छा n माइनस 1 इंटू डिफरेंस बताओ जरा, ये मुझे लग रहा है 7। बच्चे ने कहा सर ये इधर जाएगा माइनस होगा 60 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा हो जाएगा 2n माइनस 2। अब सोचिए ये अंदर जाएगा हो जाएगा 7n माइनस 7। अब बच्चों ने कहा सर ये -7 इधर जाता है प्लस हो जाता है तो 7 माइनस 2 5, 5 इसके पास गया 65, ये उधर जाके माइनस होगा तो 5n, 5 डिवाइड में गया तो 5, 13 जा मतलब n की वैल्यू आ गई 13, तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते अगला सवाल। अगला सवाल दिया है How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum 636? मैंने कहा भाई यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे how many terms मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमसे मांगा है, as well as SN दिया हुआ है, कितना दिया है 636। मैंने कहा भाई A की वैल्यू हमें 9 नजर आ रही है, डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे देखो 17 माइनस 9 8 होता है, तो बच्चे ने कहा सर SN का फॉर्मूला लगा दे विच इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा SN की वैल्यू है 636, यहाँ है n/2, देखो 2a इसका डबल क्या होगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। अगर ये 2 दोनों के डिवाइड में गया तो ये हो जाएगा 2 9 जा एज वेल एज 2 4 जा, फिर 4 ने कहा मैं अंदर जाऊंगा, मैंने कहा चल भेज जरा इसको, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। तो देखो ये क्या होता है 9 माइनस 4 इज 5, तो यहां पे आपको मिलने वाला है n इंटू 4n प्लस 5, ये क्या था n है और ये 4n प्लस 5 इक्वल टू है 636। ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस 636 इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा सर अब इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, यस देखो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो बच्चा कहेगा सर 636 इंटू 4 करना है। मैंने कहा यस, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, देखो 36 4 जा बच्चा जानता है 144 होता है और 600 4 जा कितना हो जाता है 2400, मतलब आपको आंसर मिलेगा 2544। सर इसके फैक्टर निकालने हैं 2544 के, यस, और वो भी ऐसे निकालने जिससे 5 आ जाए। बच्चे ने कहा कैसे करेंगे, मैंने कहा ट्राई करो जरा, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने 2544 लिया तो आप 2 से पहले डिवाइड करने की कोशिश करोगे, क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 12 करेंगे तो यहाँ 144 मिल रहा है तो वापस क्या आ जाएगा 72, तो मैंने कहा यहाँ 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 636, फिर 2 से करोगे तो यहाँ 318, फिर यहाँ पे 2 से करोगे तो क्या मिल जाएगा 159, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो ये मिल जाएगा 53। अरे वाह, ये 53 वंजा होता है। मैंने कहा देखो ये तो एक बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है,
अब बाकी कितने हैं जरा देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अरे क्या बात है सर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये आ रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 5 है। मतलब हमारा काम हो गया। हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, ये जो लिखा हुआ है 4n² प्लस 5 कैसे लिखेंगे, 53 माइनस 48, मतलब कि 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, यहां पे ये हमारा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसको हटाते हुए देखो, यहां पे क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ n कॉमन निकलेगा। तो अगर मैंने यहां पे n कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n प्लस 53। यहां पे क्या कॉमन निकल सकता है, यहां पे निकल सकता है -12। तो अंदर क्या बचेगा, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे मैंने जैसे ही -12 कॉमन लिया, 12 4 जा 48, तो क्या हो जाएगा, यहां 4n और यहां से ये निकलती 53 बचेगा। अच्छा साहब जी देखो जरा, ये सेम है, तो मैंने कहा आना ही चाहिए भाई, उसे बाहर निकालो। अंदर क्या बचेगा, n इंटू -12 इक्वल टू 0। इफ प्रोडक्ट इज 0 वी कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। अच्छा साहब जी ये उधर गया तो 4n इक्वल टू -53। सर नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव है, ये तो नहीं चलेगा। ये उधर जाएगा तो n की वैल्यू 12, मतलब कि आंसर हमारा आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, if the point p of x, y is equidistant from this a and b। अच्छा सर इसका मतलब आप जानते हो, p की a से दूरी मतलब pa, अच्छा p की b से दूरी मतलब pb। ओके सर, यहां उन्होंने कहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। मैंने कहा वो तो अपने आप मिल जाएगा भाई। देखो जरा, पीए का मतलब हो जाता है अंडर रूट में, यहां पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर यानी x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर मतलब y माइनस 1 होल स्क्वायर। सेम पीबी के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा y माइनस y1 मतलब y माइनस 6 होल स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर रूट दिया हुआ है, क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा सर तो ये रूट चला जाता है तो यहां मिलता है x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। मैंने कहा भाई a माइनस b होल स्क्वायर ही तो है, लगा देना फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ये 36 इसके साथ उड़ेगा, ये 1 इसके साथ उड़ेगा, ये y स्क्वायर इसके साथ उड़ेगा, ये x स्क्वायर के साथ उड़ेगा। और मैंने कहा ये माइनस 12x उधर जाएगा तो प्लस 12। अच्छा तो 12 माइनस 2 क्या होता है, 10x। अच्छा ये माइनस 2y उधर जाके प्लस होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये प्लस 2 होगा तो माइनस 12 एंड प्लस 2 इज माइनस 10y इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी सब चला गया। सर जी इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे हम 10 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये उधर चला गया 0 अपॉन एनीथिंग 0 मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा सर ये उधर गया तो हमें मिलेगा x इक्वल टू y, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। सर सर्कल का सवाल, यस। अच्छा ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा सर जी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल भाई, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। चलो यहाँ पे एक कोशिश करते हैं सर्कल बनाने की। ये हमारा मान लेते हैं कोई सर्कल है जिसमें उन्होंने कहा है PQ इज अ कॉर्ड। चलो एक कॉर्ड बनाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लेते हैं ये हमारी कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा साहब जी यहाँ पे सेंटर O है मान लेते हैं, और अगर देखा जाए तो रेडियस उन्होंने कितनी कही है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा साहब जी यहाँ पे आगे उन्होंने कहा है द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अच्छा देखो जरा यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है कि सर जी अगर मैं यहाँ पे P और Q से टेंजेंट लेता हूं, क्या लेता हूं टेंजेंट। देखो ये P से टेंजेंट और ये Q से टेंजेंट। अच्छा वो कहां पे छू रही है, मैंने कहा वो छू रही है T पे। कहां पे छू रही है T पे। बढ़िया बात है भाई। आगे कुछ दिया है क्या, देखते हैं जरा। इसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसे भी जोड़ देते थोड़ा अच्छा लगेगा। साहब जी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। ये टीपी चाहिए उनको। मैंने कहा इस ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, मैं इसको x बुला लेता हूं। मुझे एक और बात पता है ये टोटल 8 था, मतलब इसके टुकड़े इक्वल होंगे, ये 4 तो ये भी 4। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे 90 डिग्री होता है इसलिए आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया। मैंने कहा यस। आपको एक और बात पता है ये 4 ये 5 हो तो ये कितना होता है 3 होता है। भाई पाइथागोरस
ट्रिपलेट। अच्छा सर यहाँ पे 90 डिग्री होता है आप जानते हो, मैंने कहा बिल्कुल। अब बच्चे ने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा हम यहाँ पे सर्कल का सवाल है लेकिन फिर भी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे जिससे आंसर आसानी से आ जाए। देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो यही ट्राइंगल, जहां पे कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं ए है, तो इस ट्राइंगल को पहले मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लेते हैं हमारा पहला वाला ट्राइंगल है। अच्छा फिर दूसरा वाला ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। अच्छा पहले ट्राइंगल का नाम क्या है, पी ए ओ। अच्छा पी ए ओ, जहां पे ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है, ये दूरी 5 है, और यहां जो सेंटर में एंगल बन रहा है उससे हमें बड़ा लगाव है, और यहां पे तो 90 डिग्री है जो हमारा प्यारा है। दूसरा ट्राइंगल ये बड़ा वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं। अच्छा सर इस ट्राइंगल को यहां पे इस तरीके से रखेंगे जिससे दोनों ट्राइंगल थोड़े सिमिलर जैसे लगे, यहां 90 तो यहां 90, और बड़े ट्राइंगल में 90 आ रहा है पी पे। अच्छा सर आपको पता है यहां जो एंगल है वैसा ही एंगल यहां पे कहीं पे बन रहा है। यस इस ट्राइंगल में भी एंगल ओ बन रहा है जो इससे इक्वल है, बहुत अच्छी बात है। और इस बड़े ट्राइंगल में एक ही चीज की कमी है, ओ एन पी मिल चुके हैं बस टी की, तो वो यहां पे रहेगा। अच्छा सर कोई इंफॉर्मेशन है क्या इस ट्राइंगल में आपके पास, बड़े ट्राइंगल में कोई इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा ओपी है। जहां पे ओपी की बात करें तो वो हमें 5 नजर आ रहा है, हमसे मांगा था ये टीपी जिसकी लेंथ में एक्स बुला लेता हूं। तो बच्चे ने कहा सर आप दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है विच इज वन एंगल, एज वेल एज एंगल ओ इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल ओ, मतलब दोनों ही एंगल कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आप लिख देना ट्राइंगल PAO इज सिमिलर विद TPO, आप यहां पे लिख दोगे तो उसके बाद आप कह सकते हो सर बाय CPST, भाई CPST हम कह सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल, मतलब 4/x, 4/x इक्वल टू हो जाएगा 3/5, 3/5। तो बच्चे ने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, यहां नीचे 3 आएगा इक्वल टू x, इसका मतलब x की वैल्यू मिल गई 20/3। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो यहां पे दिया हुआ है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 एंड 8। अच्छा सर यहां पे देखा जाए तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं वो भी कॉन्सेंट्रिक। चल यहां पे भी फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखनी है, यूनिट आप अपने हिसाब से रख देना। आपको जैसे यहां पे आपने देखा कि भाई देखो कुछ जगह पे कभी कभी यूनिट दिए होते हैं, जैसे यहां सेंटीमीटर है तो आपको यहां याद रखना है इसका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। देखो जरा यहां दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने की छोटी सी एक कोशिश कर रहा हूं। आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है देखिए जरा, यहां पे आगे उन्होंने दिया हुआ है जिनकी रेडियस दी है 13 एंड 8, तो मैंने यहां पे ये रेडियस बना ली 13 और ये रेडियस बना ली 8। चलो ये है हमारी रेडियस 13, ये है 8, क्योंकि छोटे बड़े की उस हिसाब से अलग अलग होती है। देखो यहां पे हम क्या बना रहे हैं, एक कॉर्ड। क्यों, उन्होंने लिखा है यहां पे कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्कल। बढ़िया बात है भाई। अच्छा तो मैंने बड़े सर्कल की कॉर्ड बना ली विच इज AB, जो छोटे सर्कल को छू रही है। अच्छा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसकी लेंथ चाहिए। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, मुझे लग रहा है छोटे सर्कल के लिए ये तो टेंजेंट है, इसलिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होते ही ये बाइसेक्ट हो जाता है, ये x तो ये भी x। बच्चे ने कहा सर हमें क्या चाहिए, मैंने कहा सिंपली यार यहां लिख ले फाइंड AB which is equal to 2x। चलो सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने कहा सर यहां पे अगर मैं इसको M बुला लूं, यहां O बुला लूं, तो ये ट्राइंगल OMA के लिए, फॉर ट्राइंगल OMA के लिए हमें याद आता है पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। मैंने कहा यार तू इधर चला जा, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 169 माइनस ये है 64, तो x स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको 105, तो आपको x इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में 105। बच्चे ने कहा सर हमसे तो मांगा है AB जिसका मतलब 2x है, इसका मतलब ट्वाइस अंडर रूट में 105। यस तो आपका आंसर यहां पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहां दिया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अच्छा सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस दी है, मैंने कहा चलो भाई फोटो बनाते हैं फोटो। अच्छा यहां पे मैंने एक सर्कल बना लिया जिसमें यहां पे रेडियस की भी चर्चा कर लेते हैं, जो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलो यहां पे रेडियस कितनी दी है, यहां पे 21 सेंटीमीटर, सस्टेन द एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। अच्छा सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं, बच्चे ने कहा 60 डिग्री, और ये है 21, ये भी 21। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है यार, इसको मैं ऐसे ज्वाइंट भी कर सकता हूं जिससे यहां पे आपको ये ट्राइंगल जैसी फील आएगी।
बच्चे ने कहा सर ये दो साइड इक्वल, तो उसके सामने वाले एंगल कैसे हो जाते हैं इक्वल। मैंने कहा ये x तो ये भी x। बच्चे ने कहा सर x प्लस 60 आप जानते हो कितना होता है। मैंने कहा गांव का हर बच्चा जानता है x प्लस 60 इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा सर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 120, x प्लस एक्स 2x, 2 डिवाइड में गया तो x की वैल्यू 60। सर इसका मतलब तो भाई 60 60 60 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस हम लिख सकते हैं ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए इस बातों को हम नोट करेंगे भविष्य में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मांगा क्या है, उन्होंने मांगा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। क्या मांगा है, एरिया ऑफ सेक्टर। सर सेक्टर कौन सा, मैंने कहा भाई माइनर सेक्टर। अच्छा तो एरिया को अगर मैं ए बुला लूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बच्चे ने कह दिया सर पाई मतलब 22/7। यस मैंने कहा देखो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 मतलब 21 इंटू 21, थीटा की वैल्यू 60, नीचे क्या है 360, ये 0 0 कैंसल, 6 6 जा। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे 7 3 जा 3 2 जा 2, यहाँ पे 11 जा। अच्छा देखो 21 इंटू 11 आप करने जाओगे तो आप जानते हो पहले आप 10 जा करते तो 210, फिर 1 जा करते तो 21, तो टोटल आपको मिलता 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहां पे पहले का आंसर आ चुका है। फिर मैंने कहा यार आगे देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा उन्होंने दिया हुआ है द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अच्छा सेगमेंट मतलब सर ये वाला एरिया। यस हम कह सकते हैं सेगमेंट मतलब ऐसा एरिया कि भाई साहब ठंडी के मौसम में जब हम कह सकते हैं थाली के अंदर मम्मी जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो बनाती है और उसमें से चप्पू से कट मारती है, तो जो ये हिस्सा बचता है जिसमें से पहले प्रभु को रहना निकाल के देती है कि भाई ताकि प्रसाद बन जाए और बाद में हम सब बाकी का हिस्सा खाते हैं, तो ये जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा सर उसको अगर मैं A1 बुला लूं तो ये कैसे मिलेगा। मैंने कहा इस एरिया के लिए आप एक काम कीजिए, आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर उठाइए, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। तो मैंने कहा माइनर सेक्टर मतलब कि A माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो इसकी वैल्यू थी 231 और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू क्या है 21। अच्छा तो ये 231 माइनस ये √3/4 और 21 का स्क्वायर होता है 441 और एरिया हमेशा किस में रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका आंसर यहां पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। देखो जरा सवाल पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है जो बच्चे को बहुत पसंद है ना। बहुत आसानी से बच्चा इसके सवाल अटेंड करता है और आउट ऑफ आउट नंबर इसमें तो जरूर लाता है। देखो क्या दिया है 20 बल्ब है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। तो मैंने कहा ठीक है भाई जरा टोटल बल्ब मैं लिख देता हूं कितने हैं 20, उसमें से अगर गुड वन की बात करें तो मैंने कहा 4 डिफेक्टिव है भाई, मतलब यहां पे अगर डिफेक्टिव 4 है तो 16 कैसे होंगे, अच्छे वाले। One bulb is drawn at random. अच्छा what is the probability that bulb is defective? अच्छा डिफेक्टिव होने के क्या चांस है। मैंने कहा 4 बल्ब थे आउट ऑफ 20 तो 4 5 मतलब आंसर इज 1/5। आगे उन्होंने कहा है सपोज द बल्ब इज ड्रोन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। अच्छा वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा वाला था और उसे वापस रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसे साइड में रख दिया। साइड में रख दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा वाला बल्ब एक कम हो गया, तो अब ये 15 हो गए और टोटल कितने बचे अब 19, क्योंकि 20 में से एक कम होगा ना। आगे उन्होंने कहा है नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम। अच्छा एक बल्ब उठाया वापस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब अब वो अच्छा वाला वापस है। तो मैंने कहा भाई अगर अच्छा वाला है तो गुड वन बल्ब कितने हैं, अब है मेरे पास 15 बल्ब आउट ऑफ टोटल 19, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखिए जरा सेक्शन डी हमारा चालू हो चुका है जिसमें यहाँ पे देखा जाए तो पहले ही सवाल यहाँ पे दिया हुआ है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच ऑफ देयर आफ्टर। अच्छा मतलब यहाँ पे क्या है, एक लाइब्रेरी है जो शायद बुक वगैरह देती है, सभी जानते हैं लाइब्रेरी में बुक ही मिलती है, जो किस तरह से दे रही कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है और बाद में पर डे के हिसाब से चार्जेस है। चलो बढ़िया बात है। Saritha paid 27 rupees for the 7 days and Shashi paid 21 rupees for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each day extra. तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, let fixed charge है ना, fixed charge for 3 days को मैं मान लेता हूं x and charge per day
जो उसके बाद लगता है उसको मैं मान लेता हूं y। तो बच्चे ने एक बात बताई, सर आपको पता है ये सरिता नाम की जो बच्ची थी उसने 27 रुपीज पे किए 7 दिन के। मैंने कहा पहले 3 दिन का पैसा लगा था उसको x, और उसके बाद हम कह सकते हैं 7 दिन में से 3 दिन का पैसा उसको x लगा था, तो बाकी कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। उसके बाद हर दिन का y रुपीज लग रहा था, तो 4 दिन का 4y लगेगा, और टोटल उसने 27 रुपए पे किए थे। तो ये हमें इक्वेशन 1 मिल चुका है। आगे अगर देखा जाए तो आगे यहाँ पे क्या दिया है, while शशि पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज। मैंने कहा 5 दिन की बात करें तो 3 दिन तो फिक्स है, x रुपीज लगने वाले हैं, तो बचे कितने? 2 दिन। 2 दिन की अगर बात करें तो हर दिन का y रुपीज है, तो 2 दिन का 2y इक्वल टू उसने कितना पैसा दिया? 21, विच इज इक्वेशन 2। अब देखो आपको x एंड y ढूंढने, बच्चा जानता है एलिमिनेशन मेथड बड़ी मदद करने वाली है। देखो यहीं पे मैं अगर माइनस 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 करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करूंगा तो 6 हो जाएगा। अगर ये 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगी। मतलब मुझे पता चल गया पर डे के वो 3 रुपए ले रहे थे। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में रख दूं, लाइक यहाँ पे अगर रख दूं कि भाई पुट इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 27। देखो 4 3 12 है, उधर जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? देखो 12 उधर माइनस होते ही यहाँ पे आपको दिखेगी x की वैल्यू 15, मतलब पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज था 15 रुपए। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां दिया हुआ है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट। देखो 2 डिजिट नंबर आपको दिख गया ना, तो आपको एक काम जरूर करना है, क्या कि 10th डिजिट x ले लो, 1st डिजिट y ले लो। सर मतलब, मैंने कहा चलो समझाता हूं। सपोज आप किसी नंबर को देखिए जिसको आप जानते हो, सपोज आपने लिखा यहां 5 and 2, तो ये 1st डिजिट है, ये 10th डिजिट है। इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? ये होता है 5 into 10 plus 2। 10th डिजिट को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस में यूनिट डिजिट लिखना होता है, जिससे ये नंबर हमें मिल जाता है। तो बच्चे ने कहा सर अगर यहाँ xy लिखा हुआ हो तो मैंने कहा इसका मतलब ये 10s पे ये 1s पे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10x प्लस y। अच्छा, अगर yx होता तो मतलब डिजिट अगर रिवर्स होते तो मैंने कहा ये 10s पे ये 1s पे, मतलब ये हो जाता 10y प्लस x। ओके, बच्चे ने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छी बात है तो चलो यही चीज को आप अच्छे से याद रखोगे कि जब भी 2 डिजिट नंबर आए बच्चा इतना लिख देगा, लेट 10th डिजिट क्या है? x एंड 1st डिजिट क्या है? y। उसके बाद हम लिख सकते हैं नंबर इज, नंबर कैसा बनेगा? 10x प्लस y। मैंने कहा अगर मैंने रिवर्स किए है ना, रिवर्स डिजिट किए, तो उसके बाद जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 10y प्लस x। अभी मैंने बताया था डिजिट रिवर्स करने पर नंबर ऐसा मिलता है। अच्छा, यहां पे उन्होंने किया है a 2 digit number is such that the product of the digit is 20। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब x इंटू वाई कितना है? अरे 20। ओके, मैंने कहा सोचो y के बारे में, सोचो क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा तो 20 अपॉन x। चलो आगे क्या दिया है? आगे दिया है इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। नंबर क्या था रे? ये था। अच्छा, तो ये 10x प्लस वाई माइनस 9 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अच्छा, डिजिट बदल जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। बच्चे ने कहा सर एक बात हमें पता है, y की वैल्यू हमें पता है। मैंने कहा रखेंगे, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे कि इसे मैं इधर ले लूं तो अच्छा रहेगा, ये इधर आती माइनस हो जाता है, इसे उधर ले लूं तो माइनस हो जाता है, ये भी उधर चला जाएगा। देखिएगा जरा, ये जैसे इधर आया ये हो गया माय डियर 9x। अच्छा, ये उधर जाके बना दिया इसने इसको 9y। अच्छा सर ये -9 उधर जाके क्या बन गया? +9। मैंने कहा सबको 9 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 1। तभी बच्चे को याद आया सर y की वैल्यू 20 अपॉन x है। मैंने कहा चलिए बढ़िया बात है, यहां पे रखते हैं 20 अपॉन x प्लस 1। अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या मिल जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो यहां आ जाएगा 20 प्लस एक्स, ये इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस एक्स। इसको इधर ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बच्चे ने कहा सर हमें याद आ रहा है इसके फैक्टर हम 5 फोरजा करके निकाल सकते हैं। बढ़िया बात है ना यार, तुझे याद आ रहा है कि -20 को हम ऐसे फैक्टर निकाले कि -1 लेना है, तो हम क्या करेंगे? -5 फोरजा एंड -5 प्लस 4। अच्छा सर फिर तो यहां लिख सकते हैं -5
5 प्लस 4 माइनस 20 इक्वल टू 0। मैंने कहा देख यहां से और यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है, यहां से x कॉमन निकालेंगे x माइनस 5 हो जाएगा, यहां से 4 कॉमन निकालेंगे x माइनस 5 हो जाएगा। सर इसको अगर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 यहां पे बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 4। अच्छा सर ये प्रोडक्ट इज 0, हम जानते हैं या तो पहला वाला 0 होगा यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, या तो दूसरा वाला। मैंने कहा इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्यों? नेगेटिव नंबर नहीं चलेंगे भाई, हमें जो भी नंबर दिए होते हैं नॉर्मली वो पॉजिटिव से डील करते हैं। अच्छा तो सर इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यस, x की वैल्यू जैसे ही 5 आई, बच्चे ने कहा सर अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 20 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाता है? बच्चे ने कहा सर 5 4 सा 20 होता है, तो y की वैल्यू 4 आएगी। मैंने कहा आपको x और y मिल चुका है, मांगा था क्या उन्होंने? नंबर। क्या मांगा था? नंबर। तो आप यहां पे आंसर लिख सकते हो कि सर जी आंसर क्या होगा, आप जानते हो क्या कि भाई ये 5 आप यहां पे रखोगे तो पता चलेगा 10 5 सा 50, प्लस यहां पे 4 करोगे तो 50 प्लस 4 क्या मिल जाएगा आपको? 54। तो आपका आंसर यहां पे आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चे ने कहा सर थेल्स थ्योरम आ गया। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, आपका फेवरेट थ्योरम आ गया और इसे ऑलरेडी मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे जिन्होंने भी आगे के वीडियो देखे वो इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये क्या कहता है, इसका सबसे पहले बच्चा क्या करता है? स्टेटमेंट लिखता है। क्या लिखता है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में क्या लिखता है मैं यहाँ पे आपको साथ में ही बोलता जा रहा हूं, आप अच्छे से समझते जाना और लिखते भी जाना अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो। इन ट्राइंगल एबीसी या फिर इन एनी ट्राइंगल, तो मैंने ट्राइंगल का नाम ले लिया ए बी एन सी। इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मींस इन अ ट्राइंगल अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने इस साइड का नाम ले लिया डी। तो मैंने कहा यार गिवन पे इस पर से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो। मतलब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब यहां पे जो ये साइड के आपको टुकड़े दिख रहे हैं ईडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, यानी इन दोनों का रेशियो आपको कैसा करना पड़ेगा? इक्वल प्रूफ। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं जरा। आपने स्टेटमेंट भी आई होप इस पर से लिख लिया होगा, अगर किसी को वापस लिखना हो अच्छे से तो देख सकता है। हम कह सकते हैं स्टेटमेंट वाज इन ट्राइंगल इफ यू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो। ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है, फिर गिवन लिखना है, फिर शो क्या करना है वो लिखना है, और उसके बाद हम चालू करेंगे प्रूफ। बच्चे ने कहा सर हमें एक बात पता है, ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है तो हमें एक ही बात अच्छे से याद आ रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है बालक, तुझे एक और बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली अच्छे से ट्राइंगल दिखाई ही नहीं दे रहे। देखो जरा यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ तो ट्राइंगल ही नहीं है, इसलिए हमें करना पड़ेगा क्या? जॉइंट बीई एंड डीसी। अच्छा चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? जॉइंट यहाँ पे किया हमने बीई एज वेल एज डीसी। चलो ये अच्छी बात हो गई। अब बच्चे का सवाल था सर ये सपोज हमारे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमें पता है उसका क्या होता है फॉर्मूला एरिया का? बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सर जी हमें ये बताइए बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा? मैंने कहा देखो यहाँ पे एडी डीबी एएन ईसी की अगर चर्चा हो रही है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि भाई ये मान लेते हैं ये जो दिख रहा है एडी डीबी एई एन ईसी ये बेस हो सकता है, क्योंकि हाइट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बना रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा तो क्या करेंगे? इस लाइन पे यहां पे हाइट बन सके इसलिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। सेम वे यहां पे हम कह सकते हैं इस बेस पे हाइट ड्रॉ हो सके इसलिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन थी जिसका नाम हम रख सकते हैं डीएम विच इज परपेंडिकुलर टू एसी, एंड इसका नाम रख सकते हैं ईएन विच इज परपेंडिकुलर टू एबी। अल्फाबेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। क्या किया हमने? हमने क्या ड्रॉ किया? डीएम, है ना, ड्रॉ डीएम विच इज परपेंडिकुलर टू एसी एज वेल एज ईएन विच इज परपेंडिकुलर टू एबी। अच्छा साहब जी ये तो हो गया, अब क्या करेंगे? मैंने कहा साथ में एक और अच्छी बात हमें पता चल रही है कि देखो जरा यहाँ पे जब मैंने इन ट्राइंगल को देखा तो मुझे एक अच्छी बात पता चली कि सर जी ये जो दो ट्राइंगल है इन दोनों का एक बेस हमें कॉमन नजर आ रहा है। क्या बात है, बेस कॉमन है और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है जिसकी वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों की हाइट कैसी होगी? सेम होगी।
होगी। अच्छा साहब जी, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे हाइट को अगर h बुला ले और इस बेस को कॉमनली b बुला ले तो यहाँ पे हम इतना जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैंने उठाया BDE, क्या उठाया BDE, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू, साथ में अगर देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है उसमें भी बेस B होगा, हाइट यही होगी, इसलिए विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। बच्चे ने कहा ये बढ़िया बात है सर, इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल आएगा। मैंने कहा यस। अब देखो ये सब एक्स्ट्रा बातें जितनी भी जरूरत थी मैंने अब यहाँ पे पढ़ा दिए। अब हम आते हैं कि कैसे हम ये प्रूव करेंगे। हमें चाहिए AD अपॉन DB। अच्छा सर ये कैसे लाएंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, जरा ध्यान से देखना। आपको चाहिए AD अपॉन DB, तो बच्चे ने तुरंत कह दिया सर यहाँ पे ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं और उसका एरिया लेते हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले लेंगे ADE अपॉन नीचे ट्राइंगल है उसका नाम है BDE, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। बच्चे ने कह दिया सर फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे भी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो ADE के लिए यहाँ पे आपको बेस AD दिखेगा और हाइट दिखेगी EN, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे ये AD आएगा और हाइट EN। सेम वे BDE की बात करें तो इसी लाइन में आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे BDE में यहाँ आपको बेस BD दिखेगा और हाइट अगर देखा जाए तो आगे जाने पर एक ही लाइन 90 डिग्री बना रही है EN, मतलब हाइट कैसी होगी, सेम होगी। अच्छा सर यहाँ पे BD आएगा, यस बेस BD आएगा लेकिन हाइट आपकी EN आ जाएगी। सर जी यहाँ पे हाइट देखो सेम आ रही है, मैंने कहा सेम ही आनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तभी ये कट होगी, ये हाफ हाफ कट होंगे और आपको मिलेगा AD अपॉन BD। अच्छा सर AD अपॉन DB यानी कि BD मिल गया। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1, मतलब कुछ चीजें आपको मिलने लगी। अच्छा सर अब राइट साइड का लेने के लिए मैंने कहा AE अपॉन EC के लिए, देखो AE अपॉन EC के लिए आप एक काम कर सकते हो, इन दो ट्राइंगल को टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी अगर चर्चा करें तो उसका नाम है DEC, यहां पे हम लिख सकते हैं DEC। बच्चे ने कहा सर यहां पे भी वही होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने कहा ठीक है। देखो ADE के लिए अब हम इस साइड वाला बेस लेंगे AE और यहाँ पे हाइट होगी DM। अच्छा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं AE और हाइट होगी DM। अब DEC के लिए देखो जरा, DEC के लिए हाइट होगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हाइट की बात करें तो देखो आगे जाने पर इसी लाइन पे हाइट DM है और बेस क्या दिख रहा है, EC। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस EC एज वेल एज हाइट क्या होगी, DM। हमेशा याद रखना हाइट सेम आनी चाहिए, हाफ हाफ कैंसिल होंगे, तभी यहाँ पे आपको दिखेगा AE अपॉन EC। फिर मैंने कहा आपको याद है ये DEC किसी के बराबर था, DEC किसके बराबर था, BDE के बराबर, तो इसकी जगह यहां पे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ, अगर मैं ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC की जगह अगर मैं BDE लिख दूं, अच्छा तो ये है ना, इसकी जगह ये लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, AE अपॉन EC विच इज माई इक्वेशन 2। बच्चे ने कहा सर ये चीजें हैं उसके बराबर AD अपॉन DB है, सेम यही चीजें यहां लिखी है उसके बराबर AE अपॉन EC है। अच्छा तो फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो यहां पे हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है साइड AB BC एंड मीडियन AD। अच्छा सर मीडियन है, मैंने कहा दिखाई दे रहा है, देखो AD मीडियन है, इसके टुकड़े कर रही है। ओके तो मैं यहाँ पे गिवन में कुछ लिख देता हूं। यहाँ पे उन्होंने बात की AB BC एंड मीडियन AD। अच्छा ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब कि इक्वल रेशियो में है, प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड मीडियन PM। अच्छा PQ और साथ में हम लिख सकते हैं QR और साथ में यहाँ पे मीडियन PM। ओके देन वी हैव टू शो दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। मैंने कहा यहीं पे लिख देते हैं, वी वांट टू शो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। ठीक है भाई, चलो इसको भी प्रूफ कर देंगे। अब सबसे पहले मैंने कहा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है AB, ठीक है, यहाँ पे देखना AB अपॉन BC, अच्छा सॉरी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो जरा, यहाँ पे गिवन करके उन्होंने दे दिया है कि भाई साहब AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM।
तो बच्चे ने कहा सर अगर ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। अच्छा, तो मैंने कहा यार मुझे BC और इसकी वैल्यू दिख गई, क्या हो जाएगी देखो जरा, AB अपॉन PQ। देखो BC की वैल्यू क्या होगी, x प्लस एक्स 2x अपॉन QR की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए मुझे, y प्लस वाई 2y इक्वल टू यहाँ पे होगा AD अपॉन PM। बच्चे ने कहा ये दोनों कैंसल। मैंने कहा अच्छा, अब देखना इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा AD अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू है x अपॉन y। अच्छा, इक्वल टू है AD अपॉन PM। अरे सर जी देखिए जरा, यहाँ पे देखेंगे तो ये साइड का रेशियो इसके साथ एज वेल एज इसके साथ इक्वल आ रहा है, मतलब बाई साइड 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 ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाई साइड 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 रूल, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQM। बच्चे ने कहा अगर ये दोनों सिमिलर तो हमें पता है बाई CPST ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं बाई CPST, यहां पे लिख सकता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। बच्चे ने कहा इससे क्या फायदा होगा, मैंने कहा तो देख अभी तेरे को फायदा पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर चर्चा करें, हमें प्रूफ करना था, देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर, मैंने कहा चालू करते हैं उसके बारे में काम। फोर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। बच्चे ने खुशी खुशी कह दिया सर हमें एक बात पता है यहाँ पे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। मैंने कहा साथ में तुझे एक और बात पता है क्या, ये एंगल B एंड एंगल Q इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल है। तो बच्चे ने कह दिया सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो ये AB अपॉन PQ, ये BC अपॉन QR और बीच वाला एंगल इक्वल। यस, मतलब साइड एंगल साइड, सॉस का रूल लग गया, क्या बात है भाई, सास रूल। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां दिया हुआ है देखो, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road। अच्छा सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, मैंने कहा बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है फोटो कि भाई साहब एक रोड के दोनों तरफ क्या खड़े हैं, पोल है ऑफ इक्वल हाइट। चलो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं दो पोल बनाने की जिसकी हाइट कैसी है, इक्वल है। इसकी हाइट h ले लेते हैं, इसकी हाइट भी h ले लेते हैं। अच्छा, और रोड पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा सर यहाँ पे ये 80 मीटर वाइड है रोड, मैंने कहा यस। और ये सवाल ऑलरेडी इस टाइप का एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बच्चे के लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड। अच्छा मैंने उठा लिया है वो पॉइंट भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। मैंने कहा देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया कि भाई अगर आप इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनाने की कोशिश करोगे दोनों पोल की, तो वो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे 60 एंड 30 डिग्री। अच्छी बात है भाई। देखो उन्होंने मांगा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। अच्छा मतलब उन्होंने h मांगा है एज वेल एज ये दूरी मांगी है। मैंने कहा मान लीजिए है इसकी दूरी x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब बचने का सर यहाँ छोटी ट्राइंगल के लिए, मतलब इसके लिए अगर 10 लगा दिया जाए तो मैंने कहा ये हो जाता है 10 60 विच इज इक्वल टू h अपॉन x। ये होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x। ये उधर जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी √3x। ओके, इसे संभाल के रख लेते। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 30 आएगा विच इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाता है 80 माइनस x। क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अच्छा ये होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो h की वैल्यू बच्चे को याद आ गई, क्या है h की वैल्यू, यहाँ पे √3x। मैंने कहा रख दो, चलो काम आएगी। सर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कहा बड़ा मजा आने वाला है। देखो ये इधर आती हो जाएगा 80 माइनस x, यहाँ पे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x। ये उधर जाती प्लस हो जाएगा तो 4x इक्वल टू 80। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। आंसर इज इन मीटर। अच्छा सर जी यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे उन्होंने गलती से 80 सेंटीमीटर वाइड लिखा है। अच्छा लेकिन समझिएगा रोड कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता, मीटर में होता है। इसलिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना कि भाई यहाँ पे मीटर में हम चर्चा करेंगे। अगर फिर भी टाइपिंग में अगर एरर नहीं हो रहा, आपको सेंटीमीटर में ही पूछते तो आप सेंटीमीटर में यूनिट यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है, बच्चे ने कहा यहाँ पे रख दीजिए। मैंने कहा रख देते हैं h इक्वल टू यहाँ √3 इंटू x है। √3 की वैल्यू 1.73 होती है और यहाँ x की वैल्यू 20 है। मैंने कहा यार ये 20 मतलब 2 10 10 इसके पास जाती है, यहाँ 17.3 हो जाता है। मैंने कहा 17 2 34 एंड 0.3 2 क्या हो जाता है 0.6। अच्छा यहाँ पे हमने सब कुछ मीटर में लिख रहे हैं क्योंकि हमने सोचा है कि यहाँ पे मीटर होना
चाहिए, तो आंसर विल बी 34.6 मीटर। देखो यहाँ पे भी मैंने पहले से इसलिए मीटर लिख दिया है क्योंकि रोड है भाई, वो 80 मीटर 100 मीटर इतना ब्रॉड होता है अगर अच्छा बड़ा रोड है तो। देखो आगे देखा जाए तो अगला सवाल दिया हुआ है, a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to its end। अच्छा, मतलब कि सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर चिपकाए हुए हैं, मतलब ये डिब्बी देख के आपको पता चल ही रहा है कि इस टाइप की है। ओके, यहाँ पे उसमें देखो, यहाँ पे इसके मेजरमेंट में उन्होंने मिलीमीटर लिखा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कैप्सूल की बात की है, कैप्सूल वैसे भी छोटी होती है ना। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ लेंथ दी गई है टोटल वाली, चलो बढ़िया बात है। अब देखो डायामीटर यहाँ पे उन्होंने कितना दिया है 5.5। डायामीटर देखते ही मैंने कहा रेडियस बताओ, तो बच्चे ने कहा सर 2.5 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे भी 2.5 हो जाएगा, दोनों मिला के 5 होता है। अगर माइनस हो गया ना 14 में से तो यहाँ बचेगा 9 मिलीमीटर। समझ रहे हो, 9 मिलीमीटर। आगे उन्होंने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। मैंने कहा अगर सरफेस एरिया की आप बात कर रहे हो तो आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो सरफेस एरिया आएगा ये और ये, मतलब कि दो हेमिस्फीयर को चिपका दो तो आपको पता चलेगा ये स्फीयर का लग रहा है। अच्छा सर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr स्क्वायर। मैंने कहा बढ़िया बात है। अब ये जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr h। तो बच्चे ने कहा सर 2πr कॉमन ले ले। मैंने कहा ले 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 2πr कॉमन लेते ही यहाँ पे आपको दिखेगा 2r और यहाँ पे दिखेगा h। तो बच्चे ने कहा सर 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा सर r की वैल्यू देखो जरा क्या है 2.5। सर 2r, मैंने कहा यार 2.5 का डबल बोल जरा क्या होता है 5। h की वैल्यू बताओ, h की वैल्यू क्या है 9, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है लेंथ ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज हाइट ऑफ सिलेंडर। सर 9 + 5 14 होता है, तो मैंने कहा यार 7 2 हो जाएगा। बच्चे ने कहा सर 2.5 2 आप जानते हो 5 होता है, 5 2 10 होता है, 10 × 22 क्या होता है 220। अच्छा यहाँ पे आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है A solid iron pole consists of cylinder of height 220 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पे उन्होंने क्या कहा है कि भाई एक सॉलिड आयरन पोल है जिसमें सिलेंडर है, जिसकी हाइट यहाँ पे 220 है। देखो यहाँ पे ये नीचे वाले सिलेंडर की हाइट में ले लेता हूं 220 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड बेस डायामीटर इज 24। बेस डायामीटर इज 24, मतलब रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अच्छा, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, उस हाइट इज 60 सेंटीमीटर। देखो एनसीईआरटी का ही ये सवाल है, बहुत प्यारा इसमें कैलकुलेशन होता है, हम कह सकते हैं बहुत हेवी कैलकुलेशन होता है, कर लेंगे। चलो इसमें भी मेहनत कर लेंगे। रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। और यहाँ पे उन्होंने पाई के बारे में भी बता दिया, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। डेफिनेटली हमें मल्टीपल ऑफ 7 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम 22/7 के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बच्चे ने तुरंत कह दिया सर जी आपको पता है क्या, इसका वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ था, हमें क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अच्छा सर, इसके लिए कैपिटल लिख देते, इसके लिए भी कैपिटल एच, इसके लिए स्मॉल आर, तो इसके लिए भी स्मॉल एच। तो क्या हो जाएगा, पहले बड़े वाले सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस छोटे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा वैल्यू रखते हैं, देखो पहले पाई को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच। तो आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर विच इज 144 इंटू, अगर कैपिटल एच की बात करें तो विच इज एक्चुअली 220, प्लस में यहां पे देखा जाए तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। देखो स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और एच की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी वो 60। अच्छा सर अब क्या करें, देखो मल्टीप्लाई बहुत हेवी लग रहा है। मैंने कहा डरना ही नहीं है तो ट्राई तो कर, 144 इंटू 220 तो दिया है। अच्छा देखो 144 इंटू अगर आप 220 ट्राई करोगे, जीरो को अभी थोड़ी देर रोक दो, पहले आप मुझे ये बताओ 144 टू सा क्या होता है। बच्चे ने कहा सर 288, मैंने कहा 200 है ये, मतलब 2 जीरो आएगा। फिर 144 टू सा बोलो 288, मैंने कहा यार ये 20 है, इसका मतलब जीरो आएगा। अगर आप जोड़ोगे तो 0 8 16 1 के तो 11 1 यहाँ पे तो 3, तो तुरंत आपको मिलेगा 31680। अच्छा मैंने कहा इसको बोलते हैं थोड़ी देर के लिए टाटा टाटा टाटा। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। आगे देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 64 इंटू 60। मैंने कहा यार देखो 60 है तो ये जीरो रख देता है ताकि अब 6 सा करना है। 6 4 जा 24 का 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 2 करेंगे तो 38। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 38
40। मैंने कहा यार इसको भी बोलते, तू भी चला जा भाई, कैलकुलेशन तो बहुत आने वाला है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है। अच्छा सर ये 80 प्लस 40 120, तो 20 यहाँ पे 1 कैरी आएगी, तो यहाँ पे देखिए जरा 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, और यहाँ पे क्या खड़ा था 3, और ये किस में आंसर है, इन सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सर हमें एक बात याद है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, उन्होंने कहा है 8 ग्राम ऑफ मास। हमारे पास कितना है 35520 सेंटीमीटर क्यूब, और बाजू में आपको एक बात पता होनी चाहिए, पाई भी पड़ा है, उसे भी भूलना नहीं है भाई। क्या दिया हुआ है देखो जरा, 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना ग्राम होगा। तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा 35520 पाई इंटू 8। अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पाई एज इट इज रहेगा। अच्छा सर 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। सर 8 टू जा, मैंने कहा यार 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी। अच्छा 8 5 जा 40 होता है, प्लस 1 करने पर 41, तो यहाँ पे 1 आएगा, 4 यहाँ आएगा। 8 5 जा 40 प्लस 4 44। अच्छा तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। सर 8 3 जा 24 प्लस 4 करेंगे तो 28। अच्छा सर जी ये ग्राम में आंसर आ गया। मैंने कहा ना भाई ये पाई की वैल्यू तो रखनी ही बाकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 28416, ये 0 है उसको हम लिख देते हैं इंटू 10, और यहाँ पे पाई का मतलब 3.14। मैंने कहा यार इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई हो गया 31.4, और इससे मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रहा हूं मैं कि ये दिया हुआ है, देखो जरा 28416 इंटू में 31.4 अगर आपको करना हो तो सबसे पहले क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 2 0 लगाने पड़ेंगे। 3 6 क्या हो जाता है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 1 3 प्लस 1 क्या हो जाता है 4। अच्छा 3 4 12 का 2 यहाँ पे। अच्छा तो सर जी 1 कैरी, 3 8 24, सर जी 24 प्लस 1 इज 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कैरी, 3 2 6। अच्छा 3 2 6 प्लस 2 क्या हो जाता है 6 प्लस 2 8। ओके सर जी अब किसकी बारी, 10 की बारी। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा फिर तो आ जाएगा 28416। बढ़िया बात है यार। तो यहाँ पे देखो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 24 का 4 यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा कैरी में 2, 4 1 4 प्लस 2 क्या हो जाता है 6। अच्छा सर 4 4 यहाँ पे 16 हो जाता है, 1 यहाँ पे आएगा, 4 8 क्या हो जाता है, अरे सर जी 8 4 यहाँ पे हम कह सकते हैं 32, प्लस 1 करेंगे तो 33, तो यहाँ पे कैरी क्या आ जाने वाली है 3। अच्छा सर जी 4 2 8, 8 प्लस 3 11। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, सबको ऐड करते ही ये 4 है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 और 6 12 है, 1 कैरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 1 2 है, 2 प्लस 8 10 है, 10 प्लस 6 16 है। अच्छा सर 1 यहाँ पे आएगा, देखो जरा यहाँ पे देखा जाए तो देखो 4 और 4 8, 8 और ये 4 12, मतलब 2 यहाँ पे और 1 कैरी आएगी। अच्छा सर 2 और 1 की अगर बात करें 3 है, 3 और यहाँ पे एक 4, 4 और 8 की बात करें तो यहाँ पे 12 हो जाते हैं, तो 1 यहाँ पे कैरी आएगी। मैंने कहा देखा जाए तो यहाँ देखो 5 था, 5 और ये बाकी के 4 मिला के 9, और यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ 892, यहाँ पे 2 6 और बाद में 2 4, लेकिन यहाँ पे 31.4 था, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा तो यहाँ भी पॉइंट आएगा, लेकिन ये ग्राम में है। सर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे, इतना बड़ा दिख रहा है। मैंने कहा अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 करने पर 0.3 स्टेप इधर जाएगा। अच्छा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 892, बाद में आ जाएगा पॉइंट, फिर 26, आगे चाहो तो 24 लिख सकते हो कि भाई यहाँ 2624, ये आ जाएगा आंसर इन किलोग्राम। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। देखो ये ऑलरेडी इस टाइप का सवाल आगे आ चुका है, तो बच्चे के लिए अच्छी बात है ना। शायद बेसिक के पेपर में भी ऐसा सवाल एक दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एज वेल एज हमारे सुप्रीम पेपर में भी इस टाइप के सवाल पे हमने फोकस किया है, ये बड़े ही फेवरेट सवाल होते हैं एग्जामिनर के, तो डेफिनेटली करके जाना चाहिए। अब देखो मीन दिया हुआ है, तो मैंने कहा मीन को हम बुला लेते हैं x बार इक्वल टू 28.5। अच्छा टोटल फ्रीक्वेंसी है 60, मतलब इसका सम दिया हुआ है, क्या बात है, n इक्वल टू सिग्मा fy इक्वल टू 60। बचने का इसका प्लस करेंगे ना तो f1 और f2 को आप जोड़ नहीं पाओगे, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे प्लस में f1 प्लस f2 एज इट इज रख दूंगा और बाकी को जोड़ दूंगा। कैसे होगा देखो जरा, यहाँ पे 4 और 6 10 होते हैं, 10 और 20 30 होता है, 30 और 15 कितना होता है, 30 और 15 होता है 45। अच्छा ये उधर जाएगा तो आपको मिलेगा f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना मिलेगा 15 मिलेगा। अच्छा तो इसको मैंने कहा यार बॉक्स पैक कर देते हैं, ये है हमारा इक्वेशन 1।
अब देखो मीन दिया है मतलब हमें मीन का फॉर्मूला लगाना चाहिए, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी हो जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको हमेशा एज्यूम मीन मेथड लगानी चाहिए। और उसमें भी सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड में बच्चा क्या करता है, एक्सआई ढूंढेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि उसके बाद ही एज्यूम कर सकेगा मीन। क्या होगा एज्यूम मीन मेथड में, यहाँ पे अगर बात करें एक्सआई की तो ये मिड पॉइंट होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चे जानते हैं 5 होगा। मैंने कहा 10-10 का गैपिंग है तो डायरेक्टली 10-10 ऐड करते जाओ, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45, यहाँ पे 55। सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा यहाँ पे हम किसी को भी एज्यूम मीन ले सकते हैं, लेकिन जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उसके सामने वाले किसी एक को हम एज्यूम मीन लेंगे, या तो 15 को या तो 45 को, तभी हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा, एकदम इजी। अच्छा सर जी तो मैं काम कर रहा हूं इसे ले रहा हूं, बच्चे ने कहा सर इसे ले लो एज्यूम मीन, मैंने कहा चलेगा। उसके बाद हम क्या करते थे, डी आई ढूंढते थे विच इज एक्स आई माइनस ए। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, आप यहाँ पे अगर 15 माइनस 15 करोगे 0 हो जाएगा, आगे करोगे -10, उसके बाद 10, 20, 30, 40। कैसे पता चला, बच्चे ने कहा सर 10-10 का ही तो गैपिंग था तो ऐसे पॉजिटिव में आएगा, और ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा। अच्छा सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा हम एफ आई डी आई ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, एफ आई डी आई। देखो यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो 10 6 60। अच्छा फिर इसके साथ प्रोडक्ट मतलब 0, यस एक चला गया ताकि दूसरा मिल सके। ओके देखो 20 10 क्या हो जाता है 200। सर जी 15 इंटू 2 क्या होता है 30, मतलब कि 300। सर यहाँ पे 30 इंटू F2 30 F2। सर यहाँ पे 4 4 16, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 160। सर सबका प्लस करें, मैंने कहा बिल्कुल यार, सिग्मा एफ आई डी आई हमें करना पड़ेगा, जिसमें इस 30 F2 को आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप इनका प्लस करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर जी ये 160 में से अगर मैं 60 हटा दूं तो मुझे 100 मिलता है, और अगर मैं इस 100 को इसमें ऐड कर दूं तो ये 300 प्लस 300 कितना हो जाता है 600। क्या बात है, मतलब एडिशन आपने कर लिया। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ एक्स बार का फॉर्मूला रखेगा, सबसे पहले यहाँ एक्स बार का फॉर्मूला रखेगा, जो क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चे ने कहा सर इसकी वैल्यू थी 28.5, ये था 15, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, देखो जरा यहाँ होगा 600 प्लस 30 F2, नीचे सिग्मा एफ आई क्या था वो 60। अच्छा तो यहां पे मैंने कहा रख देते हैं भाई 60। ये जैसे ही इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, जैसे ही ये माइनस होगा आप ध्यान से देखोगे 13.5 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है 13.5। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 13.5 है इक्वल टू, यहां पे है 600 प्लस 30 F। अच्छा मतलब F2, नीचे क्या है यहाँ पे है 60, ये इधर जाएगा, देखना जरा ये है 6 10। अच्छा तो यहाँ पे 10 इसको 135 कर देगा, इंटू 6 करना है, क्या करना है इंटू 6। तो ये 135 था इंटू 6। मैंने कहा यार देखो जरा, यहाँ पे बच्चा जानता है कि 100 6 क्या हो जाता है 600, 35 6 आपको पता होना चाहिए, 35 2 बच्चे को पता था 70 होता है, इंटू 3 कर दो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 210। तो आपको मिलने वाला है 810। अच्छा तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 810 इक्वल टू 600 प्लस 30 F2। ये जैसे ही इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा माइनस होती आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखिएगा, ये इधर जाती हो जाएगा 210 इक्वल टू 30 F2। ये डिवाइड में जाता तो 0 0 कैंसल, 3 7 मतलब F2 आपको मिलता 7। बच्चे ने कहा अगर ये 7 है और मैं यहां रख दूं ये उधर जाएगा। अच्छा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चे कह सकते हैं सर F1 हमें 8 मिल जाता, मतलब आपको अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से अटेंड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एग्जामिनेशन के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।